बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है और पहली बार ऐसा सवाल मेरे पास आया है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैम, यूपीएससी प्रिपरेशन में ग्रुप बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं, ये कितना ज़रूरी है? ग्रुप में बॉयज़ एंड गर्ल्स का होना चाहिए या बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑब्लिक गर्ल्स एंड गर्ल्स का होना चाहिए? मैम, आपने क्या फॉलो किया था, प्लीज़ बताइए। जैसे हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया अपनी जर्नी, तो कब से हम लोग को शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करना चाहिए? मैम, सफलता अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर भी आती है। आपने उसको कैसे फेस किया? आपको क्या लगता है, आप कैसे करते हैं, आप बताइए। मैं तो सो जाता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, सौम्या पांडे जी एडिशनल लेबर कमिश्नर हैं अभी कानपुर में, और इसी शहर में पली बढ़ी, यहीं पढ़ाई की, दिल्ली नहीं गई तैयारी करने के लिए। एक रोचक बात यह है कि आप सबको लगता है कि दिल्ली जाना चाहिए बहुत सारे लोगों को, और अब तो ये कोचिंग्स वगैरह भी यहाँ पर आ गई। कोचिंग्स भी यहाँ पर नहीं आई थी ये सब। 2016 बैच एग्जामिनेशन वाला है और 2017 बैच मेरे ख्याल से आप लोगों का एकेडमी का। 4th रैंकर हैं, 4th रैंकर, चौथी रैंक। आप सब लोगों को ये लगता है ना कि 10 दिन तैयारी करते हैं तो लगता है अरे हमारे बस का नहीं है। 1 महीने बाद फिर 3 महीने बाद फिर लगता है कि हमारे बस का नहीं है। साल भर 1.5 साल पढ़ लेते हैं, लगता है हमारे बस का नहीं है। कभी आप हमारे पास आते हैं, कभी फीस का प्रकरण लेकर के, या कभी आपको लगता है कि सर ऑप्शनल क्या रखें, या कोई बात, कभी आप गाइडेंस लेने के लिए जब केबिन में आते हैं तो तमाम ऐसे लोग भी आते हैं कि सर हमारे बस का नहीं है लगता है। तो ऐसे सौम्या जी के बारे में आपको बताएं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये भी एक जानकारी लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 4th रैंक आई है। हम लोग बोलते हैं ना तैयारी कभी पूरी नहीं होती है, तैयारी आपकी भी पूरी नहीं हुई थी, तैयारी कर ही रही थी और मन कर रहा था कि अभी तैयारी पूरी नहीं हुई, न दें ये अटेम्प्ट, न लें 2016 वाला। अटेम्प्ट को ले लिया सौम्या ने। फिर हुआ ये कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गई, मेंस लिखी, इंटरव्यू कॉल हुई और 4th रैंक मिल गई। और एक रोचक बात, जब रिजल्ट देख रही थी तो नीचे से देखना शुरू की थी कि हुआ तो होगा नहीं बट देख लेते हैं एक बार रिजल्ट है। फिर 4-6 पेज नीचे से देखने के बाद छोड़ दी कि चलिए नहीं हुआ है। और मदर की तरफ देख के बोली कि माँ अगली बार बहुत ठीक से पढ़ के देंगे। बंद कर दी रिजल्ट देखना। फिर ये मन में आया देख ले टॉप वाप किसने किया, जरा ऊपर से देखना शुरू की तो चौथा नाम दिख गया शुरू में ही। ये है इस एग्जामिनेशन की अनसर्टेनिटी। एक अनिरुद्ध पांडे वाला केस आपको पता ही है कि इस बार जो 67th रैंक थी, हमने पूछा कितनी संभावना थी इस रैंक की मिलने की। मॉक इंटरव्यू हम लोग के यहाँ थे तो बोले सर पिछली बार हमने मेंस लिखा था और बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन इंटरव्यू की कॉल नहीं मिली थी, नहीं आई थी। और इस बार हम उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि इंटरव्यू की कॉल आएगी। कॉल आई और 67th रैंक मिल गई। तो अहर्निश तैयारी करने का मामला है कि धैर्यपूर्वक आपको तैयारी करनी होती है। तो चलिए ये बातें हो गई। तो आज का तो समय है, आप सौम्या जी को सुने और पूछें, जाने जो ऑप्शनल को लेकर के दुविधा आपको होती है, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, क्या पढ़ें, क्या न पढ़ें, क्या न पढ़ें, क्या छोड़ें, ये सब भी बहुत जरूरी है जानना। और ये भी आप पूछ सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आपको 4th रैंक मिल गई। तो ये जितनी आसानी से हमने आपको बता दिया ना कि देना नहीं चाहती थी, तैयारी नहीं हुई थी, तैयारी बहुत हुई थी। ऐसे बिना पढ़े नहीं हो गया कि 4th रैंक मिल गया, बस किस्मत से मिल गया। किस्मत से इतनी आसानी से नहीं मिलता, और किस्मत भी उसी का साथ देती है, किस्मत और ईश्वर, जो अपने साथ परिश्रम करता है, मेहनत करता है, पढ़ता है, उसी का ईश्वर और किस्मत भी साथ देती है। तो बस धैर्यपूर्वक पढ़ने की बात होती। ठीक है, तो सुनिए आप सौम्या जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज संस्कृति आईएएस में
सब लोग जो आए हुए हैं, सबसे पहले तो बहुत ठंड है, आप लोग ज़रूर अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि पढ़ाई के दौरान आखिरी चीज़ जो आप चाहते हैं वो ये है कि तबीयत खराब हो जाए। ऐसी चीज़ें, तबीयत खराब हो जाना, बाहर आप शायद घर से दूर हैं, हॉस्टल या पीजी में रह रहे हैं, खाना भी घर में माँ के हाथों का नहीं मिलता है, बाहर का खाना खाना पड़ता है, तो बहुत बार हम लोग की तबीयत खराब हो जाती है। तो अपने तबीयत स्वास्थ्य का ध्यान रखिए सब कुछ देखते हुए। जैसा जब केपी द्विवेदी सर बता रहे थे ये वाकया जो मेरे साथ 2017 में हुआ था, 31 मई को जब मेरा रिजल्ट आने वाला था, और उसके पहले जब 2016 में मैं प्रीलिम्स में नहीं बैठना चाह रही थी, अभी भी जब ये कोई भी बात बोलता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सच बात है। मेरी बिल्कुल भी ऐसा लगता था मुझे कि तैयारी नहीं है कि मैं प्रीलिम्स दे पाऊंगी, और रैंक लाना तो दूर, उस लिस्ट में अपना नाम देखने की भी उम्मीद नहीं थी। और ये जब मैं इतने कन्विक्शन के साथ आप सब लोग को कह रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए एक एक व्यक्ति को ये विश्वास होना चाहिए कि हम लोग जब हिम्मत गिव अप कर देते हैं, या इस एग्जाम का सिलेबस इतना बड़ा है उसको देख के हमें लगता है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है, तब अपने आप को ये समझाना जरूरी है कि कभी परफेक्ट तैयारी नहीं होगी इस एग्जाम में, क्योंकि एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस। आसमान के नीचे सब कुछ है इसका सिलेबस। ये हमारी ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं है कि एक रात पहले पढ़ा और सेमेस्टर एग्जाम में पास हो गए। सब बहुत वास्ट सिलेबस है, एनालिटिकल सिलेबस है, करंट अफेयर्स 70-80% आता है। तो कभी वो परफेक्ट मौका आपको नहीं आएगा कि आज मेरी तैयारी पक्की हो गई और अब मैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस दूंगा तो मैं रैंक ले आऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, किसी के साथ नहीं होता है, किसी टॉपर के साथ नहीं होता है। अगर आपको कोई ये बोलता है तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आपको ये बात अपने अंदर पहले तो ये समझानी पड़ेगी। अच्छी बात है कि आप लोग कोचिंग आ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग। अब जब मैं काम कर रही हूँ गांव देहात के क्षेत्र में, तो मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे बच्चियां पढ़ने चाहते हैं पर उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो ये बहुत ब्लेसिंग की बात है कि आपके माता पिता, फैमिली ने सपोर्ट किया है कि आज आप बैठ के यहाँ पे एटलीस्ट वो कर पा रहे हैं जो आपका दिल चाहता है, जो आपका मन करता है। तो सबसे पहले, और कुछ ना भी हो तो एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि हमें भगवान ने इतना सक्षम बनाया है कि हम शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार हमें मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी नहीं मिल पाता। और इस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड के बाद हमारे हाथ में क्या है, हम उस पे बात कर सकते हैं। आज जो ये सेशन है, मैं भी पूछ रही थी कि कितना बड़ा बैच है, कब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे बताया गया कि 1-1.5 महीने से आप लोग का अभी ये सेशन 1-1.5 महीने हो गए हैं, और शायद आप लोग 2024 या 25 में एग्जाम देंगे, यूपीएससी या यूपीपीसीएस, और हिंदी मीडियम का ये बैच है। तो एक बार मैं अपनी बात शुरू करने के पहले जानना चाहूंगी कि कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार यूपीएससी या यूपीपीसीएस 2025 में देंगे या 2024 में देंगे? 25 में देंगे। अच्छा, और ऐसे भी कोई हैं जो 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दे चुके हों? कुछ लोग ऐसे हैं जो 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं। और आप लोग अमूमन सब लोग ग्रेजुएशन या तो कर रहे होंगे, या ग्रेजुएशन हो चुका होगा, या पीजी कर रहे होंगे, है ना? ठीक है। ऐसा भी कोई है जो एकदम अभी 12th पास करके अभी कोचिंग ज्वाइन किए हैं? 2-4 लोग हैं, ठीक है। तो एक मिक्स्ड बैच है, और अलग अलग जब हम स्टेज में होते हैं तो अलग अलग चीज़ें समझने वाली होती हैं। तो उसी हिसाब से मैं बातें बताऊंगी ताकि सबके लिए बेनिफिशियल हो। और सभी लोग हिंदी माध्यम से पेपर दे रहे हैं, और सभी लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों एम करके चल रहे हैं। मतलब यूपीएससी का भी इम्तिहान देना है, यूपीपीसीएस का भी देना है, ठीक है। तो जैसा बताया, मैं सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं यहीं की हूँ, प्रयागराज की हूँ। उसे इलाहाबाद कहते थे कुछ टाइम पहले तक, तो मैं इलाहाबाद में ही पढ़ी लिखी हूँ। यहीं मेरा स्कूल है, यहीं मैंने पहले सेंट मैरीज से, फिर आर्मी पब्लिक स्कूल से अपनी 10वीं और 12वीं पास किया। फिर यहीं पे एक कॉलेज है मोतीलाल नेहरू NIT, वहाँ से मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई की। और फिर मैंने पढ़ाई किया अच्छे से 1-1.5 साल, और फिर यूपीएससी के इम्तिहान में मेरा प्रथम प्रयास में 4था स्थान आया था अखिल भारतीय स्तर पर। ये मैं बहुत, जैसे आप सब लोग हैं, मैं भी ऐसे अलग अलग कोचिंग्स में जाती थी, बैठती थी, कोई टॉपर आता था तो सुनती थी और सोचती थी कि क्या मैं इनकी तरह कभी बन पाऊंगी। और बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ों की मदद लेती थी, ऑनलाइन वेबसाइट्स की मदद लेती थी। मेरे टाइम पे कोचिंग्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। जब मैं 2015-16 में तैयारी कर रही थी तो इलाहाबाद में उतनी अच्छी कोचिंग्स नहीं थी। हमारे साथ के सभी बच्चे, अधिकतर बच्चे दिल्ली वगैरह जाते थे कोचिंग्स के लिए। तो हमारे मन में, कभी कभी सबके मन में ये होता है कि हम फला कोचिंग में जाएंगे या फला टीचर से पढ़ेंगे तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। और यही मुझे भी लगता था कि बहुत सो कॉल्ड जो हाई फाई कोचिंग्स होती हैं वहीं जाके हमारा सिलेक्शन हो पाएगा।
पर तैयारी करते करते मुझे ये समझ आया कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस एग्जाम इतनी सुंदरता से और इतने अच्छे से डिजाइन किया गया है कि कोई एक बच्चा अगर खुद से सही स्ट्रैटेजी से तैयारी करे, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट वर्क, सही टेक्निक, फोकस्ड अप्रोच और राइट एटीट्यूड। ये सब बातें बोलने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो उतना ही मुश्किल हो जाता है इनका क्रियान्वयन करना। पर फिर भी अगर ये इन शॉर्ट अनुशासन, इन शॉर्ट डिसिप्लिन, अगर हम डिसिप्लिन के साथ तैयारी करें तो खुद से भी इसकी तैयारी की जा सकती है। और कोचिंग का हेल्प ये हो जाएगा, जैसे आप संस्कृति आईएएस में हैं, यहाँ मुझे बताया गया बहुत अच्छी फैकल्टी यहाँ पे आपको मिल रही है, हिंदी माध्यम में वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ मिल रही है। कोचिंग में जो टीचर्स यहाँ पे खड़े होकर आपको पढ़ाएंगे वो तो सबको पढ़ाएंगे, वो इस बैच में, इस रूम में बैठे हुए सब बच्चे को एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, पर वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप उससे क्या ग्रहण कर रहे हैं। वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ से कमरे में जाने के बाद उसको आप कैसे रिवाइज कर रहे हैं। वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि उसको आप कैसे एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तभी कहते हैं कि 15 लाख बैठे, 1 लाख अपीयर हुए, 10,000 का मेंस में हुआ, 1,000 ने इंटरव्यू दिया और 80 लोग आईएएस बने। क्योंकि सब लोग अगर सेम चीज ग्रहण कर रहे होते तो सब लोग बन जाते। तो अल्टीमेटली टीचर का रोल अगर 10% है तो आपका रोल 90% है कि फैकल्टी जितना पढ़ा रही है उसके बाद आप जाके उसको कितने अच्छे से इस्तेमाल करके अपने एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक अच्छी फीलिंग के साथ शुरू करिए कि आप वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, और इसमें मन में डाउट मत आने दीजिए कि, क्योंकि ये होता है, ये मेरे साथ भी होता था कि नहीं उस कोचिंग में चले जाते हैं, नहीं वो मैगजीन पढ़ लेते हैं, कभी वो किताब उठा लिया, कभी उन टीचर के नोट्स उठा लिया। ऐसा करने से नुकसान ज्यादा होता है और फायदा कम, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज होते रहते हैं। और इंग्लिश में कहावत है कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, मतलब अगर हम चेंज करते रहें हर दिन अपना अप्रोच तो कभी हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले ये फीलिंग रखिए कि आप जहां बैठे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट में हैं, बैठे हैं, और जो फैकल्टी मेंबर्स पढ़ा रहे हैं उसको आप सुनिए, समझिए, लिखिए और घर जाके अपने हिसाब से उसको रिप्रोड्यूस करिए एग्जाम में और रिवाइज करिए। ठीक है। दूसरी बात जो हमारे साथ होती है और मेरे साथ भी हुई थी कि हम लोग शुरू में बहुत जोश से पढ़ाई करते हैं। जैसे मैंने जब तैयारी शुरू की तो 8-8, 9-9, 10-10, 12-12, 13-13 घंटे लगातार 4-5 दिन जब तक वो जोश था तब तक पढ़ते रहे और कुछ दिनों बाद फिर टाइम फिस, फिर हमारा जोश आता है। तो जैसे साइन वेव होता है ना, जैसे हम लोग वेव थ्योरी में पढ़ते हैं, ऐसे राइज करता है फिर फॉल करता है, फिर राइज करता है फॉल करता है, हम कभी कांस्टेंट नहीं रहते हैं। और इस एग्जाम की नीड सिर्फ ये है कि 1-1.5 साल तक कांस्टेंट अपने आप को मेंटेन करना है, क्योंकि ये एग्जाम 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एग्जाम 22 किलोमीटर का मैराथन है। ऐसा नहीं है कि यहां से वहां तक दौड़े और खत्म, ये 1 डे एग्जाम नहीं है, ये आपका एक मैराथन है जिसमें जो आपकी पढ़ाई की क्षमता के साथ साथ आपकी मेंटल टफनेस भी जज करेगा कि आप मेंटली कितने टफ हैं। जब आपका गिव अप करने का मन करता है कि अब मुझसे नहीं हो रहा है या मेरे बस की बात नहीं है या मेरे लिए नहीं बना है, वो मोमेंट होता है जब आपको अपने आप को पुश करना होता है कि नहीं, यहां तक आए हैं तो अब इसको क्वालिफाइंग करके ही फाइनल फिनिशिंग लाइन तक पहुंच के ही खत्म करेंगे। और आप मान के चलिए, आप अगर इस लाइन पे चलते रहेंगे तो आप किसी ना किसी अच्छे कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि एकदम ऐसा करने से आपकी यूपीएससी में टॉप रैंक आ जाएगी या कुछ हो जाएगा। आपको करना पड़ेगा, कई एग्जाम्स देने पड़ेंगे। मैंने यूपीएससी दिया था, यूपीपीसीएस दिया था, राजस्थान पीसीएस दिया था, एमपी पीसीएस दिया था, सीडीएस दिया था, जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स मुझे लग रहे थे कि मैं दे सकती हूँ मैंने दिया था। क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये मान के चलना चाहिए कि अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। कोई श्योर नहीं होता इस एग्जाम में कि हम मतलब हो सकता है इस बार मैं टॉप कर गई, अगली बार मेरा प्रीलिम्स भी ना निकले, क्योंकि एग्जाम इतना अनसर्टेन नेचर का है, क्वेश्चंस का पैटर्न इतना अनसर्टेन हो जाता है। तो आपको अपनी तैयारी के साथ साथ बैकअप ऑप्शन लेके भी चलना चाहिए ताकि आप एकदम से हतोत्साहित ना हो जाए या ऐसा ना हो कि कुछ भी नहीं है करने को। मैं जैसे इंजीनियरिंग में थी, मैंने फाइनल ईयर में अपनी जॉब नहीं लिया, मुझे एक जॉब मिल रही थी एक प्राइवेट कंपनी में, मैंने वो छोड़ दिया। तो जब आपके पास जॉब नहीं होती है, आप घर बैठ के खाली तैयारी कर रहे होते हो, अपने माँ बाप पे पैसे के लिए डिपेंडेंट होते हो, तो बहुत जरूरी है कि आपका एक बैकअप ऑप्शन भी दिमाग में रहे कि ठीक है, अगर आईएएस नहीं तो ये नहीं तो ये सुनने में भले ही आपको लगेगा कि मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं आईएएस के लिए एम मत करिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एम आप बेस्ट के लिए करिए, बट साथ साथ बाकी एग्जाम्स को भी छोड़िए मत, देते रहिए। आप तैयारी और एम अपना मेन रखिए आईएएस, बट साथ में बाकी चीजों को भी देने में कोई बुराई नहीं है। ठीक बात है।
अब हम लोग आते हैं मेन आईएएस की तैयारी पे। देखिए, यहाँ जो फैकल्टी मेंबर्स या आपको जो टीचर्स पढ़ाएंगे, मैं उतना ज़्यादा डेप्थ में या उतना टेक्निकल नॉलेज तो आपको नहीं दे पाऊंगी, पर मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा अपनी तैयारी से, वो गलतियां मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने क्या किया जो आप मत करिए। मैं बता सकती हूँ कि मैंने न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा, मैंने नोट्स कैसे बनाए, मैंने एनसीईआरटीज कैसे पढ़ा, मैंने ऑप्शनल का चयन कैसे किया, वो मैं आपको बता सकती हूँ, शायद उससे आपको कुछ मदद मिले। पर ये सब बताने के पहले एक चीज मैं जरूर बताऊंगी कि आप अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी मत खोइए। मतलब आपकी अपनी सबकी एक यूनिक स्ट्रैटेजी होती है कि आपका पढ़ने का तरीका कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा। कोई नोट्स बना के पढ़ता है, कोई अंडरलाइन करके पढ़ता है, कोई बेड पे लेट के पढ़ता है, कोई बेड पे बैठ के पढ़ता है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। तो जस्ट बिकॉज किसी ने कोई तरीका अपनाया है, जरूरी नहीं वो तरीका आपके लिए भी काम करे। आप अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी अपना रखिए। आपको अगर नोट्स बना के पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है, आप वो रखिए। मैं कुछ बताऊं या कोई और टॉपर का आप यूट्यूब पे कुछ सुने या टीचर्स कुछ बताएं, उससे आपको जो बात लग रही है ग्रहण करने लायक, अपनी स्ट्रैटेजी में डालने लायक, वो आप अपनी स्ट्रैटेजी में डालिए और अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी मेंटेन करिए। क्योंकि यूपीएससी आपको चूज आपकी यूनिकनेस के लिए करेगा। एक सिविल सर्वेंट, आज मैं एक एडिशनल लेबर कमिश्नर बन के बैठी हूँ, तो वहां मैं इसीलिए बैठी हूँ क्योंकि एक यूनिक मेरे अंदर कुछ था जिससे गवर्नमेंट को लगा कि भाई आप वहां बैठेंगे तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आप कल को किसी बड़े जिले के डीएम बनेंगे तो जिले की पूरे दुनिया भर की प्रॉब्लम आपके पास आएंगी, तो फिर आप किसी को कॉपी तो नहीं कर पाएंगे ना। वो तो आपके अंदर की जो ओरिजिनलिटी है, आपके अंदर की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, आप उसी से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे या जिला चला पाएंगे। तो आप अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी रखिए, वो बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए, क्योंकि वो आपकी खुद की है। और बाकी जो बातें आप दुनिया जहान की सुनते हैं, उसमें से सिर्फ जो जो चीजें लग रही हैं लेने लायक, वो लीजिए। क्योंकि ज्ञान देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे हर जगह, बट आपको आपके लिए जो बेस्ट है वही लेना है। ठीक है, चाहूंगी आप लोग थोड़ा सा बोलते रहें। एक तो ठंड का मौसम है और मुझे ये भी नहीं लगना चाहिए कि आप सो रहे हैं, तो आप लोग अगर रिस्पॉन्ड करते रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो अब आते हैं कि मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी, आप आईएएस, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं मैम आप आईएएस क्यों बनना चाहती थी, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। और मैं चाहूंगी कोई इसका आराम से, बिना डरे, बिना ये सोचे कि कौन हंसेगा कौन क्या बोलेगा, इसका आप जवाब दीजिए हाथ उठा के, हाथ उठा के। हाँ, आप 1 मिनट अपना नाम बता देंगे। क्यों क्यों इच्छा ये है इसी फील्ड में अच्छा करने, मतलब, लेकिन इस फील्ड में आपको क्या लगता है, आप इंजीनियर बन के, आप प्रोफेसर बन के भी तो अच्छा कर सकते हैं, इसी फील्ड में जाके क्यों करना है? आपकी इस फील्ड में रुचि है, बाकी फील्ड में रुचि नहीं है। अच्छा, और कोई लड़कियों में कोई? हाँ, पीछे। हाँ, बताइए अंकुर। ऐसे ही बोल दीजिए माइक को पास। मैं इस फील्ड में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मैं समाज में मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को जो है ग्रामीण क्षेत्र में उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, शिक्षा से लेकर और भी उनको अन्य प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो उनके समस्या को सुलझाने के लिए उनके पास जाकर प्रत्यक्ष रूप से मैं उनका समाधान कर सकते हैं सर। पर वो तो आप एक एनजीओ खोल के भी कर सकते हैं, आप एक एनजीओ खोल लीजिए, समाज सेवा कर लीजिए। आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? मैम एनजीओ पोल से जाके वहाँ पे मैम एक आराम से जवाब दीजिए, कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा है, या आप आराम से आप अपनी मन की बात कह सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? लड़कियां नहीं बोल रही हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी मिशन शक्ति चला रहे हैं और आप लोग यहाँ एकदम शांत बैठी हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सुनील कुमार पटेल है। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सुनील कुमार पटेल है। मेरा आईएएस बनना मेरे परिवार का, पहली बात तो उनकी मतलब की इच्छा है। दूसरा इच्छा मेरा है कि मतलब कि मैं अपने गांव और समाज के लिए मतलब एक वो बन सकूं, एक उदाहरण बन सकूं कि मतलब कि एक गरीब से मतलब निकल के आदमी
एक बड़े लेवल पे भी मतलब कुछ बन सकता है। जैसे 12th फेल मूवी देख के हम सब लोगों को लगा कि कितना कोई आदमी कितने मुश्किलों के बाद भी आईपीएस बन सकता है। और खुद का भी है कि मतलब जैसे कि अपना रुचि है कि मैं उस फील्ड में जाऊं और मतलब गरीब और जो मतलब असहाय लोग हैं और मतलब जो मतलब असमर्थ, समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है कैसे, मतलब हर आदमी जो कि इस मोड़ पे रहता है कि उसका मतलब कि वो विचलित हो जाता है अपने मार्ग से, चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे, हर लेवल पे। तो हमें लगता है कि मतलब उस दौर पे मतलब हम उनको मतलब कि कुछ ना कुछ मतलब सजेशन कर सकते हैं उनको, और ठीक खुद है। को भी अपने आप को वहाँ पे कुछ कार्य कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। कोई अब मैं किसी से, हाँ आप बताइए। बताइए। जी मैम, मेरा एम ये है मैम कि पॉलिसी मेकिंग से लेकर के पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन तक का सफ़र कैसे तय किया जाए और ग्राउंड रूट पर, दैट इज रूट लेवल पर हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं, चाहे जो भी फील्ड हो। ऑलरेडी अभी तो पता नहीं है कि कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, तब उसके बाद सोचते हैं कि हम कहाँ पर परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में है तो शिक्षा के क्षेत्र पर ग्राउंड लेवल पर हम परिवर्तन ला सकते हैं, और सोशल वेलफेयर मतलब जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे वहाँ ग्राउंड लेवल पर परिवर्तन लाना। ठीक है, ठीक है। चलिए, अमूमन बहुत सारे लोगों ने जो बोला वो बहुत सही है और इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है, क्योंकि सबके लिए वाई अलग होगा। मैंने अभी एक किताब पढ़ी थी, साइमन साइनेक की, एक राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं यूएस के। तो उस किताब का टाइटल था स्टार्ट विथ वाई। तो ये मैं इसी बात से शुरू करूंगी, अभी जो मैं आप लोगों ने जवाब दिया और बहुत सही और सुंदर जवाब दिया, कि आपको वाई से शुरू करना है। आपका वाई अलग है कि महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है, आपका वाई अलग है ग्रामीण परिवेश में जाके लोगों को समझाना, आपका वाई है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन तक पहुंचाना। सबका वाई अलग होगा, मेरा वाई अलग था। तो ये वाई क्यों बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस आईआरएस जो भी आपका मन हो, आप क्यों बनना चाहते हैं, ये हमेशा अपने मन में रखिए। और मैंने तो ये लिख के अपने टेबल के आगे चिपका लिया था एक कागज पे, जहां मैं पढ़ाई करती थी। क्योंकि जब ऐसे मौके आएंगे जब आपको लगेगा अब नहीं हो रहा यार, अब नहीं हो पाएगा, अब इस बार तो नहीं हो पाएगा, तैयारी नहीं है, छोड़ते हैं, किसी और वनडे दे देते हैं, ये दे देते हैं, तो तब जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि मेरा वाई ये था। और अगर आपका वाई स्ट्रांग है तब आप जरूर आईएएस तक का सफर या आपका जो भी लक्ष्य है वहां तक का सफर आप तय कर पाएंगे। तो सबसे स्ट्रांग फायर, सबसे स्ट्रांग ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, आपका वाई। Why do you want to become IAS? ये एक स्टैंडर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है, आप IAS क्यों बनना चाहते हैं। बट इंटरव्यू के आंसर की जगह मैं ये चाहूंगी कि आपके मन में जो बात है, आपके, जैसे किसी ने पीछे बोला कि मेरे माता पिता, मेरी फैमिली चाहती है और मैं भी चाहता हूँ, बट सिर्फ फैमिली चाहती है, सिर्फ आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ आपके कॉलेज के लोग तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लोग तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एक देख के आपको लगता है बहुत पावर, पोजिशन, अथॉरिटी, पैसा है, अगर ये सिर्फ वाई है तो ये वाई इनफ नहीं है। वाई इससे ज्यादा होना चाहिए। सुनने में आपको ये सब बहुत फिलोसफिकल और एथिकल बातें लगेंगी, बट जब आप अपने हाथ से लिखेंगे जो आपके मन में है और अपने सामने चिपकाएंगे और देखेंगे उसको हर दिन सुबह उठ के रात में सोते समय, तो आप मानिए कि आपके अंदर एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा, एक बहुत पॉजिटिव पावरफुल फोर्स आएगा जो आपको पुश करेगा पढ़ाई करने के लिए, जो पुश करेगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। कुछ ना कुछ मोटिवेशन सबको चाहिए होता है। या तो आप सुन लीजिए, जैसे आज आप मुझे सुन रहे हैं, शायद आप मोटिवेटेड हो रहे हो। आप, हम यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, हम मोटिवेटेड हो जाते हैं। 12th फेल, हमने मूवी देख ली, हम बहुत मोटिवेटेड हो गए। पर ये सब मोटिवेशन बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। मूवी देख के आए, एक हफ्ते तक बहुत पढ़ा, फिर हर दिन तो 12th फेल मूवी नहीं आएगी, फिर तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। मैंने यहाँ बोला बहुत मोटिवेटेड है, यहाँ से आप बाहर निकले, 4 लोग आपको, अरे कहाँ आईएएस में तो इंग्लिश मीडियम वालों का होता है, अरे बीटेक वाले आईएएस में होते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। आप हुए, आप डिमोटिवेटेड हो गए। तो आपको अपना मोटिवेशन हाई रखने के लिए अपना वाई सामने लिख के चिपकाना चाहिए। करेंगे आप लोग ये? अपना लिख के सामने चिपकाइए। मैंने लिखा था अपना कारण जो मेरा था, और मैंने एक लाइन लिखी थी कि मैं अपना नाम आईएएस परीक्षा की फाइनल लिस्ट में देखना चाहती हूँ, और ये लिख के मैंने अपने सामने चिपका लिया था। और जब भी मैं अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, ये जो मॉक पेपर्स होते हैं उसमें अच्छे आंसर नहीं लिख पाती थी, हिंदू पढ़ने पे समझ नहीं आता था, तो मैं वो पढ़ती थी कि ठीक है, जब मैंने इतना अच्छा लक्ष्य, इतना बड़ा लक्ष्य बनाया है तो द हिंदू भी पढ़ लूंगी, मॉक पेपर में भी इंप्रूव कर लूंगी किसी तरह। तो ये लिख के आपको अपने आगे लगाना, मुझे लगता है एक अच्छा पॉजिटिव मोटिवेशन फोर्स आपको मिलेगा।
इसके बाद आते हैं कि सही स्ट्रैटेजी। देखिए, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी, मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें से कुछ बातें आपको लगें तो आप उसको ग्रहण करिएगा। सबसे पहले मैंने ये किया था, मैं भी एकदम नौसिखिया थी जब 12th के बाद निकली थी। 12th के बाद मुझे पता चला था कि डीएम क्या होता है। उसके पहले मुझे एसडीएम, तहसील, डीएम, एसपी कुछ नहीं पता था क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। कभी ना मेरा कभी पाला पड़ा, ना मुझे जरूरत पड़ी, ना मैंने सुना था। 12th के बाद मैं एक प्रोग्राम में गई थी और वहां मैंने देखा कि कुछ आईएएस टॉपर्स आए हुए हैं। तो उनको मैंने सुना, उनसे पूछा आईएएस क्या होता है, ये कौन सा एग्जाम होता है, इससे क्या बनते हैं। तो उन्होंने बताया, फिर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा कि इसके बारे में थोड़ा और जानूं और पढूं। तो फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, यूट्यूब वीडियोस देखे, समझ आया अच्छा ये बहुत अच्छी टाइप की एक सर्विस है जिसमें आपका जो मन चाहे, मतलब जिस फील्ड में आपका मन चाहे आप कर सकते हैं। जैसे आप अभिषेक बता रहे थे कि गाँव ग्रामीण क्षेत्र में जाके मुझे 3 साल मौका मिला कानपुर देहात नाम के एक जनपद में काम करने का। मैं वहां पे मुख्य विकास अधिकारी थी अभी 6 महीने पहले तक। वहां रोज मैं किसी ना किसी गांव जाती थी। वहां 618 ग्राम पंचायतें थी और लगभग 1022 गांव थे और हर दिन हर दूसरे दिन मैं किसी ना किसी गांव जाती थी। और गांव जब मैं जाती थी और कुछ भी बोलती थी कि अपने बच्चियों को पढ़ाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाइए तो आपकी बच्ची भी शायद मेरी तरह बन पाए। या किसी में सीएचसी चली गई, पीएचसी चली गई, वहां पे मैंने देखा एक महात्म का मॉल बना हुआ है, अरे तीसरी बेटी हो गई, हम तो बर्बाद हो गए। फिर मैं बोलती थी अरे बेटी हो गई तो बेटी ऐसी भी तो बन सकती है, उसको पढ़ाइए लिखाइए। तो जब आपके मुंह से वो शब्द निकलते हैं तो उनके मन में जो प्रभाव पड़ता है वो और कहीं से नहीं पड़ सकता। तो 3 साल में मैंने देखा, मैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय जा रही हूँ, गांव जा रही हूँ, गांव में सफाई अभियान करा रहे हैं, गांव में अच्छे अच्छे विद्यालय कायाकल्प से बनवा रहे हैं, शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो वाकई में फर्क पड़ता है जब एक आईएएस अधिकारी जाके उनको अपनी तरह लगता है और लगता है कि हाँ ये भी तो बिटिया बनी है तो हमारी बिटिया क्यों नहीं अधिकारी बन सकती है। तो ये जो पावर है, ये जो प्रिविलेज है, ये आपको इसी सर्विस में मिल सकती है। ये मुझे नहीं लगता किसी कॉर्पोरेट जॉब में या किसी और जगह मिल सकती है। दूसरा, आपको शिक्षा अच्छी लगती है, आप शिक्षा क्षेत्र में काम कर लीजिए। आपको मेडिकल फील्ड अच्छा लगता है, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर लीजिए। आपका अगर दिमाग थोड़ा कंस्ट्रक्शन में है तो आप पीडब्ल्यूडी, रोड कंस्ट्रक्शन, इन सब में काम कर लीजिए। आपको सफाई में काम करना है, आप सैनिटेशन, स्वच्छता, पंचायती राज में काम कर लीजिए। तो जो चीज आपको अच्छी लगती है आप उस फील्ड में काम करके कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मुझे आज लेबर डिपार्टमेंट दिया गया है तो श्रमिकों के हित के लिए मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है कि इतना बड़ा जो श्रमिक फोर्स है, हमारे यहाँ 8 करोड़ पंजीकृत श्रमिक हैं, निर्माण श्रमिक जो निर्माण करते हैं, उनके लिए क्या क्या योजनाएं चलती हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या योजनाएं चलती हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनके लिए क्या। तो ये आप अपने आसपास, जब हम गांव देहात या हम नॉर्मल क्षेत्र से निकलते हैं, आसपास जो हम प्रॉब्लम देखते हैं उसको सॉल्व करने की पावर आपके इस कलम में होती है, आपके हाथ में होती है। फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप इस कलम को कैसे चलाएं। तो ये प्रिविलेज, ये अथॉरिटी, ये पावर आपको इस सर्विस में मिलती है। तीसरा, इतना मल्टी डायमेंशनल प्लेटफॉर्म है कि आप कभी बोर नहीं होंगे इस सर्विस में। हर दिन आपको नई चीज सीखने, नई चीज समझने का मौका मिलेगा। तो मेरा ये वाय था कि मैं क्यों इस सर्विस में आना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस के माध्यम से दिखाऊंगी भी कि एक्चुअली कैसे जाके एक्चुअल केस स्टडीज, आपके जीएस पेपर 4 में केस स्टडीज आता है जिसमें आपको सिचुएशन दिया जाता है और पूछा जाता है आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो मैं रियल लाइफ केस स्टडीज आपको बताऊंगी कि जैसे मैं एसडीएम थी गाजियाबाद में, वहां किसानों का धरना चल रहा था यमुना एक्सप्रेसवे बनने पे, तो किस प्रकार किसानों से बात करके, सभी स्टेक होल्डर से बात करके रोड भी बनवाना था, हाईवे भी बनवाना था, किसानों को मुआवजा भी देना था, तो डेवलपमेंट भी करना था और किसानों के हित को भी देखना था। तो किस प्रकार रियल लाइफ में मैंने वो सिचुएशंस हैंडल की, कभी फ्यूचर में मौका मिलेगा तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी। तो हम बात कर रहे थे कि ये वाई आप हमेशा अपने साथ रखिए। इसके बाद स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले जब मुझे पता चला इस एग्जाम के बारे में तो मैंने सिलेबस निकाला, सिलेबस को पढ़ना शुरू किया। तो मैं आप सब लोगों से बहुत विनम्र अनुरोध करूंगी कि सिलेबस की कॉपी अपने स्टडी टेबल पे रखिए। यूपीएससी, यूपीपीसीएस का सिलेबस, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, उसकी कॉपी अपने टेबल पे रखिए और रोज सुबह उठ के या रात में जो भी आपके पढ़ने का टाइम है पढ़िए उसको। एक एक शब्द पढ़िए, एक एक शब्द को अंडरलाइन करके पढ़िए। इंग्लिश में अगेन एक कहावत है कि बिटवीन द लाइंस, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। एक एक शब्द को आप देखेंगे, आप जितनी बार सिलेबस पढ़ेंगे आपको इसको नई चीज दिखेगी। जीएस पेपर 1 में यूपीएससी के कहने को आप देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड रिसोर्सेज है, इंडियन सोसाइटी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, लेकिन जब आप एक एक शब्द पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर की हिडन मीनिंग निकलेगी।
और आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे आप करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे आप अपने नोट्स पढ़ रहे हो, जब सिलेबस आपके दिमाग में छपा रहेगा तो हर चीज आप यूपीएससी के नजर से, यूपीएससी के चश्मे से पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं? तो अखबार में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको तभी पता चलेगा जब आपका यूपीएससी का सिलेबस आपको अच्छे से, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसकी होगी। तो पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है सिलेबस। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑप्शनल का चयन। यूपी पीसीएस में अब ऑप्शनल हटा दिया गया है, यूपी स्पेशल के 2 पेपर हैं, पर यूपीएससी में अभी भी ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। तो अगर आप यूपीएससी भी एम कर रहे हैं तो ऑप्शनल का चयन आप शुरू में ही कर लीजिए। मैंने अभी लेबर डिपार्टमेंट में रहते रहते एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है सौम्या पांडे आईएएस के नाम से, और उसमें मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं कुछ कुछ चीज़ें डालती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैं जहाँ भी पोस्टेड होती हूँ वहाँ भी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं मेरे ऑफिस में। जनता दर्शन चलता रहेगा रेगुलरली, लोग अपनी आवास शौचालय की समस्या लेके आते हैं, तो 4 बच्चे भी आ जाएंगे, मैम आईएएस की तैयारी कैसे करें? तो मुझे लगा कि मैं इतने सारे लोगों को बताऊँ, तो उससे अच्छा ये है कि मैं एक यूट्यूब चैनल में बताती रहूँ कि जैसे जैसे मेरे पास दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं कि आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो कल ही रात में मैंने उसमें एक वीडियो बनाया कि ऑप्शनल का चयन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ऑप्शनल का चयन आप अच्छे से कर लीजिए सोच समझ के। आपको ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लेना है या कोई और सब्जेक्ट लेना है। मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया था क्योंकि मुझे ज्योग्राफी पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता था और मुझे लग रहा था मेरा जीएस का भी काफी पेपर उससे कवर हो जाएगा। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी, मैं चाहती तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी ऑप्शनल ले सकती थी, पर मुझे वो बहुत टफ लगता था और मुझे लगता था कि मैं यूपीएससी में जीएस के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ पाऊंगी। तो आप जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस एंड आईआर जो भी आप लेना चाहते हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शनल अच्छे से चूज कर लीजिए और उसकी तैयारी भी समय से शुरू कर दीजिए। तीसरी चीज है एनसीईआरटी बुक्स का अध्ययन। सभी लोग के पास एनसीईआरटी बुक्स हैं, क्लास 6वीं से 12वीं तक की, पुरानी नई जो भी आप पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड पे पुरानी भी मिल जाती थी, मेरे टाइम पे मैंने यूनिवर्सिटी रोड से ही पुरानी एनसीईआरटी की फोटोकॉपी खरीदी थी। एनसीईआरटी बुक्स को कम से कम 1 से 2 बार पढ़िए। वो बुक्स आपको लगेगा कि क्या मतलब है, इसमें तो बहुत सिंपल चीजें लिखी हैं, तो बच्चों वाली चीजें, क्लास 6वीं की बुक पढ़ना किसको, अब मतलब हम लोग ग्रेजुएशन करके क्लास 6वीं की बुक पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। पर फिर भी मैं कहूंगी आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, उससे फायदा होता है। उससे आपकी रीडिंग हैबिट, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स निकालना और आंसर राइटिंग एबिलिटी डेवलप होती है। तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ के मुझे तो बहुत फायदा हुआ, तो मैं तो यही बोलूंगी आपसे कि आप लोग भी पढ़िए। चौथी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम लोग के टाइम पे यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस काफी रिपीट होते थे। तो एक मैगजीन आया करती थी उस समय, एक सर वो जो एक मैगजीन आती थी यूपी पीसीएस के लिए, मुझे नाम उसका मिस हो रहा है, प्रतियोगिता दर्पण के साथ साथ एक और मैगजीन्स होती हैं यूपी पीसीएस के लिए जो बहुत फेमस है, घटना चक्र में वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस देते थे और मैं उसको इसलिए करती थी क्योंकि मुझे यूपी पीसीएस भी देना था और उसमें मैं देखती थी काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने कहा तो अच्छा है, अच्छे से पिछले 15-20 साल के क्वेश्चंस कर लो तो शायद एग्जाम निकल जाए। और मेरा यूपी पीसीएस निकल भी गया था, यूपी पीसीएस मेरा मेंस निकल गया था, इंटरव्यू कॉल आई थी, पर उसके पहले मैं आईएएस बन चुकी थी। तो मुझे लगा ठीक है चलो अब आईएएस बन गए तो अब यूपी पीसीएस देने नहीं जाते हैं। तो इसीलिए जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा, क्वेश्चंस भले ही रिपीट ना हो पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिपीट होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कभी किसी तरीके से पूछी जाएगी, कभी किसी तरीके से पूछी जाएगी। जियोमॉर्फोलॉजी का कोई टॉपिक है, कभी किसी तरीके से पूछा जाएगा, कभी किसी तरीके से पूछा जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मॉडर्न इंडिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्वेश्चन का फॉर्म बदल सकता है पर कंटेंट तो एक ही रहेगा ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया लगता है। नहीं तो जब हम एक बिपिन चंद्रा उठाते हैं तो कवर टू कवर पढ़ने में और सब कुछ याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अगर हमें पता है कि हाँ ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखने हैं या इनके नोट्स बनाने हैं, तो वो अच्छा हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी अपने साथ रखिए। करंट अफेयर्स, जो हम सबकी सबसे बड़ी दुविधा होती है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, करंट अफेयर्स कैसे रिवाइज करें। आपको सुन के बहुत हंसी आएगी कि मैं करंट अफेयर्स कैसे पढ़ती थी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम सब ये कहीं ना कहीं करते हैं। मैं अखबार उठाती थी द हिंदू, और मैं इंग्लिश माध्यम से तैयारी कर रही थी, द हिंदू उठाती थी,
उसको पूरा खोलती थी। सुबह मैं उठ जाती थी 5-6 बजे और एक रेड पेन, ग्रीन पेन, हाइलाइटर लेके बैठती थी और एक एक लाइन हिंदू का पढ़ना शुरू करती थी। एक एक आर्टिकल, भले ही कुछ पल्ले ना पढ़ रहा हो, भले ही कुछ समझ ना आ रहा हो क्या लिखा है, फिर भी मैं पढ़ती थी एक एक लाइन। और उसके बाद मुझे लगता अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं कैंची से काटती थी, एक रजिस्टर में चिपकाती थी। मैंने अलग अलग रजिस्टर बना रखे थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और जो मुझे लगता था जो टॉपिक जहाँ का इंपॉर्टेंट है मैं काट काट के चिपकाती थी। मैंने महीने भर ये किया और मुझे लगा ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो रजिस्टर भी मेरे भरते जा रहे थे। मैं रोज पापा को बोलती थी और रजिस्टर्स चाहिए। पापा को लगता था पता नहीं क्या पढ़ाई कर रही है कि इसके रजिस्टर इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं, और ना वो रिवाइज हो पाता था ना वो किसी काम का था। फिर मैंने देखा कि ये न्यूज़पेपर पढ़ना और काटना और चिपकाना ये बिल्कुल बेकार स्ट्रैटेजी थी, और मैंने ये सीखा कि जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करो। जैसे आज आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाती है, आप अपना मोबाइल खोलेंगे, तमाम वेबसाइट्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चंस आ जाते हैं, डेली MCQ आ जाते हैं। तो जब इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है तो टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। ये दो मुई तलवार की तरह है टेक्नोलॉजी। आप इसका अच्छा इस्तेमाल कर लीजिए या फिर इसका बुरा इस्तेमाल कर लीजिए। फेसबुक पे चैटिंग कर लीजिए या खोल के MCQs कर लीजिए करंट अफेयर्स का। तो इसका इस्तेमाल आप अच्छी चीज़ों के लिए करिए, जैसे करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करना। करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैंने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, रात में मैंने उसका MCQ कर लिया और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया। फिर एक अच्छी मैगजीन जैसे संस्कृति IAS में आप हैं, यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिलती होगी इन लोगों को, संस्कृति IAS की जो मैगजीन मिलती है। तो देखिए सिर्फ मैगजीन के भरोसे मत रहिए, रोज अखबार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अखबार जब आप पढ़ेंगे तभी आपको मैगजीन समझ आएगी और याद होगी। तो कोई ना कोई एक मैगजीन आप फॉलो करिए। जिस कोचिंग में आप आ रहे हैं वहाँ की अगर आप मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको मॉक पेपर्स में रिविजन में हेल्प करेगा, क्योंकि आप पूरे महीने का अखबार उठा के तो दोबारा पढ़ेंगे नहीं, तो आप मैगजीन से उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं। जितनी भी संस्कृति की फैकल्टी हैं, जैसे हिस्ट्री में यहाँ पे अखिल ममूर्ति सर हैं, ज्योग्राफी में हैं कुमार गौरव सर, पॉलिटी में है, इकोनॉमी में है, साइंस टेक IR। देखिए ये जो 4-5 सब्जेक्ट्स लिखे हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक IR, ये बेसिकली इतना अच्छे से तैयार कर लिया तो हमने सब कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स उठा लीजिए। अच्छा, मैंने प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी की थी। मैंने ऐसे नहीं किया था कि प्रीलिम्स के लिए मैं अलग से पढूं और मेंस के लिए अलग से पढूं। तो मैंने इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया था, और प्रीलिम्स के कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले मैंने बहुत सारे मॉक पेपर्स दिए थे, जिससे कि मेरा दिमाग कंडीशनड हो जाए। तो आप प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। पहले बल्कि मेंस की तैयारी अच्छे से हम कर लें, फिर प्रीलिम्स के कुछ महीने पहले हम लोग प्रीलिम्स के इकोनॉमी में कर लें। हाँ, एक चीज और है, साइंस एंड टेक। अगर यहाँ पे कितने लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं? अच्छा, और बाकी सब लोग ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होंगे या कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे। जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, 2 चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। एक होता है CSAT, और अब CSAT तो बहुत टफ आने लगा है, और दूसरा होता है साइंस एंड टेक का पेपर, जो GS पेपर में आता है, क्योंकि उसमें भी साइंस एंड टेक में रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी और काफ़ी वैसी चीज़ें पूछी जाती हैं। जब मैं तैयारी करी थी तो KP द्विवेदी सर साइंस एंड टेक पढ़ाते थे, तो मैं काफ़ी इनसे भी पूछती रहती थी कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। बट मैं साइंस बैकग्राउंड की थी तो मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाती थी। आपने बंद कर दिया? बीच बीच में पढ़ा दिया करिए सर। अच्छा, तो साइंस एंड टेक के लिए अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं तो NCERT की क्लास 8, 9, 10th की आप किताबें पढ़िए, और 11th और 12th की बायोलॉजी की किताब में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं आप वो जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। लकीली CSAT हमारे टाइम पे ठीक आता था, अब थोड़ा टफ आने लगा है। तो CSAT भले ही 33% क्वालिफाइंग पेपर है, पर क्योंकि क्वालिफाइंग है तो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि CSAT की अच्छी किताब उठाइए। मैंने 2 चीजें फॉलो की थी। एक वेबसाइट थी indiabix.com करके, उस पे मैं रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करती थी। CSAT के पिछले वर्षों के प्रश्न कर लिए थे मैंने, और एक और किताब आती थी जिसमें वो रीजनिंग और उसके क्वेश्चंस होते थे, वो मैंने प्रैक्टिस किया था। तो आप लोग अभी का पेपर देखते हुए ये देख लीजिए कि आपका इंग्लिश अच्छा है या आपका रीजनिंग अच्छा है या आपका मैथ्स अच्छा, आपका क्या अच्छा है, और उस पे फोकस करिए। क्योंकि CSAT अल्टीमेटली आपको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, और CSAT की कोचिंग भी होती होंगी, तो उसमें आप आके प्रैक्टिस। CSAT इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और देखिए, अगर आपको लग रहा है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टफ है तो फिर आप ज्यादा रीजनिंग या मैथ्स में आप आ सकते हैं। तो CSAT को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि अब मैंने जो 1-2 साल के पेपर्स देखे, मुझे लगा लेवल थोड़ा सा अप हो गया है CSAT का। आप लोगों को भी ये लगा था? तो CSAT के लिए आप
मतलब मैं तो यही कहूंगी कि उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट हल्के में कुछ भी नहीं लेना चाहिए। मेंस में आपका ऑप्शनल, मेंस में एक इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है, और अगर हम हिंदी माध्यम से हैं तो इंग्लिश कंपलसरी की तैयारी भी अच्छे से करनी चाहिए हमें। एक मेंस में रीजनल लैंग्वेज का पेपर होता है। जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से थी तो मेरी हिंदी में मतलब मेरी प्रशासनिक हिंदी, व्याकरण वाली हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, निबंध लेखन की आदत छूट गई थी, अनुच्छेद लेखन की आदत छूट गई थी। तो मैंने हिंदी के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था, जो हिंदी का पेपर मेंस में देना होता है, निबंध लिखते थे, व्याकरण रिवाइज किया था। तो जो भी आपका माध्यम है और दूसरे माध्यम का पेपर जब आपको देना होता है उसको बिल्कुल भी मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये ओवरऑल कुछ मोटी मोटी बातें थी। अब कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम बता सकते हैं, बट तैयारी एक तरफ और मोटिवेशनल लेवल एक तरफ। तैयारी आप सब कर लेंगे, आप सब एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, आप सब अच्छे से रोज कोचिंग आ जाएंगे, टीचर के नोट्स पढ़ लेंगे, पर अल्टीमेटली मैंने क्या बोला था शुरू में कि पढ़ाई की क्षमता के साथ साथ क्या टेस्ट करता है एग्जाम? मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल फिटनेस। तो अगर आप मेंटली टफ नहीं है तो हम टूट जाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम मेंटली बहुत चैलेंजिंग है। 1-1.5 साल की तैयारी, फिर 1 साल प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 1 साल वो चलता है पूरा। तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड करना। और मैं हमेशा कानपुर में कई जगह आजकल जा रही हूँ तो मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ बच्चों को, फैट फॉर्मूला फॉर सक्सेस। फैट, FAT, F मने फोकस, A मने एटीट्यूड और T मने थॉट। ये 3 शब्द कहीं लिख लीजिए, फोकस, एटीट्यूड, थॉट। अगर आप फोकस्ड हैं, जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, वो वाला फोकस, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है और आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, तो आप ये एग्जाम निकाल पाएंगे, या कोई भी चीज जो आप अपने जीवन में सोच रहे हैं वो कर पाएंगे। और ये ऐसा नहीं कि आप वहां बैठे हैं और यहाँ खड़ी हूं तो आप के लिए मुश्किल है और मेरे लिए आसान है। मेरे लिए आज भी आईएएस के हर एक दिन में जब मैं उस चेयर पे बैठती हूँ, मेरे लिए फोकस, एटीट्यूड और थॉट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए है। तो ये कोई परीक्षा निकालने का फॉर्मूला नहीं है, ये जीवन जीने का फॉर्मूला है कि जीवन में किसी भी स्टेज में हम हों तो अगर फोकस्ड नहीं होंगे, एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं रखेंगे, अपनी विचारधारा पॉजिटिव नहीं रखेंगे, तो बहुत इजीली नेगेटिव चीजें दिमाग में आ जाएंगी। और दूसरी चीज, ये सुनने में आपको अजीब लगेगा, पर कई बार आप अपने सगे रिश्तेदार हो सकते हैं, घर के बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो आपको किसी ना किसी वे में नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो उनके प्रति बिल्कुल बहरे हो जाइए, बिल्कुल बहरे हो जाइए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे मेरे जैसे बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि बेटियों को नहीं मौका दिया जाता। एक पर्सनल चीज अगर मैं शेयर करूं तो मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूं, और समाज में ये है कि बेटी बेटा होना चाहिए, वंश को आगे बढ़ाएगा, बेटा नाम रोशन करेगा। मुझे मेरी मम्मी को भी बोला ही गया होगा उनके टाइम पे, बट बहुत सारे रिश्तेदार थे जो बोलते थे बेटी क्या करेगी। जिस दिन आईएएस में मेरा नाम आया, वही रिश्तेदार बहुत प्यार से आके बोलते थे, अरे हमें तो पता था रानी बिटिया हमारा नाम रोशन करेगी, मुझे पता था रानी बिटिया डीएम बनेगी। तो ऐसे बहुत सारे मौका परस्त लोग होंगे जो आपको आज बोलेंगे, अरे तुम क्या सपने देख रहे हो आईएएस बनने के? कोई गांव देहात से निकल के आईएएस बन पाए? तुम लड़कियां सपने देख रही हैं? तुम लोग पढ़ो लिखो, ग्रेजुएशन करो, बीए करो, शादी करेंगे और तुम लोग अपने घर चलाओ। आईएएस पीसीएस के सपने मत देखो, लड़कियां नहीं बनती आईएएस पीसीएस। लेकिन ऐसे लोगों के प्रति आपको बनना पड़ेगा बहरा, क्योंकि ऐसे लोगों की बात सुनेंगे तो डीमोटिवेशन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कोई भी हो सकता है, और ये प्लीज आप दिल पे मत लीजिएगा, हो सकता है बहुत अच्छे दोस्त हों आपके, बहुत अच्छे घर के लोग हों, लेकिन अगर आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं तो उनसे आप थोड़ा सा उनको इग्नोर करिए और आपने जो लक्ष्य बनाया है उस पर चलिए। क्योंकि जब आप वो लक्ष्य हासिल कर लेंगे तब वही लोग होंगे जो आके आपका पीठ थपथपाएंगे। तो ओवरऑल ये था। अच्छा, संस्कृति में अभी मुझे सर ने बताया कि प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम फ्री में चलाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हाँ, प्रीलिम्स, मुझे सबसे ज्यादा डर प्रीलिम्स से लगता था, क्योंकि वो एक बड़ा, मुझे बहुत अजीब लगता था कि उसके इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, 1 ऑफ द अबव, 2 ऑफ द अबव, 3 ऑफ द अबव, 1 and 3, 2 and 4, सब ऑप्शन सही लगते हैं कुछ क्वेश्चंस में, और बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत, और नेगेटिव मार्किंग अलग से होती है, तो तुक्का भी नहीं लगा सकते।
तो इसीलिए प्रीलिम्स, ये बहुत अच्छी बात है कि प्रीलिम्स का गाइडेंस, क्योंकि प्रीलिम्स इज द फर्स्ट हर्डल। मुझे ये लगता था कहीं ना कहीं कि मैं बस प्रीलिम्स निकाल लूँ ना तो मैं आगे शायद मेंस निकाल लूंगी क्योंकि मैं लिख लूंगी अच्छे से, बट प्रीलिम्स बहुत अच्छे लोगों का कई बार रुक जाता है क्योंकि ऑप्शंस बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और एमसीक्यू की प्रैक्टिस चाहिए। तो आप लोग प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम जरूर अटेंड करिए और प्रीलिम्स की तैयारी भी बहुत सीरियसली करिए। मुझे यही बातें कहनी थी। आई थिंक मैंने काफ़ी 40-45 मिनट आप लोग के बहुमूल्य लिए, पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा इससे। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने सपने पर गिव अप मत करिए, क्योंकि मैं हमेशा जो लाइन बोलती हूँ मैं यहाँ फिर दोहराऊंगी कि वो खुद राह चुनते हैं आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, क्योंकि जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का उन्हें नहीं परवाह होती गिर जाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं बिना डरे। एक संस्कृत की श्लोक आपने सुना होगा, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी च विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक विद्यार्थी के क्या क्या लक्षण होने चाहिए? काक चेष्टा मतलब कौए की तरह चेष्टा, मतलब वो आपने कहानी सुनी थी ना, वो पानी पीने के लिए और डालता गया कंकड़ जब तक कि पानी ऊपर नहीं हो गया। तो कितना उसने एफर्ट मारा, तो एक कौए से हम एफर्ट सीख सकते हैं। वको ध्यानम मतलब बकुले की तरह कंसंट्रेशन। आप उसको देखिए तो वो ऐसा लगेगा कि वो बस खड़ा है, पर वो मछली देख रहा है नीचे, और जैसे ही बड़ी मछली आएगी तुरंत वो उसको अटैक करके खा लेगा। काक चेष्टा वको ध्यानम। श्वान निद्रा मतलब अलर्ट। देखिए श्वान निद्रा का मतलब है कि अलर्टनेस आपकी कितनी है। आपने कभी कुत्ते को अगर देखा होगा तो भले ही वो आंखें बंद करके ऐसे पड़ा है, लेकिन हल्की सी भी कहीं होती है कुछ भी हलचल तो वो तुरंत जो है जग जाता है। तो वो अलर्टनेस मतलब हम इतने अलर्ट रहें। अल्पाहारी, देखिए यहाँ पे कम खाने से बिल्कुल मतलब नहीं हम कीटो डाइटिंग पे जाएं और डाइटिंग करें और ये सब करें। यहाँ ये देखिए, ये बहुत अच्छा एक मैंने उनका सुना था गौड़ गोपाल दास जी का यूट्यूब पे, कि हम लोग जो ग्रहण करते हैं वो हम लोग अपने मुंह से खाना खाते हैं, हम लोग अपने आंखों से हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, मुंह, आंख, कान, नाक, हम नाक से सूंघते हैं, हम आंख से देखते हैं, हम कान से सुनते हैं। तो जो भी चीज हम ग्रहण कर रहे हैं वो हम बहुत ध्यान से ग्रहण करें। सुनने में आपको बिल्कुल प्रवचन टाइप लगेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग आजकल, जो मैंने देखा मेरे साथ भी होता है, मोबाइल खोलेंगे, आजकल रील्स बहुत चली हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कुछ खोलो, अच्छा वो रील्स देखना शुरू करो तो इतनी एडिक्टिव होती हैं कि देखते रहो और कब आधे घंटे पौन घंटे निकल गए पता ही नहीं चलता। और उसमें कई सारा वांटेड अनवांटेड हर तरह का कंटेंट होता है, और हमारा ब्रेन ऐसा बना हुआ है कि कोई ऐसी अनवांटेड चीज है तो ज्यादा ध्यान जाता है उस पर और देखते हैं हम लोग उसको। तो अल्पाहारी का मतलब है हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ भोजन से मतलब नहीं है, हम जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो बहुत ध्यान से करें, क्योंकि जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसा चीज देख रहे हैं वैसा ही आपका चरित्र निर्माण हो रहा है। तो अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग जो हमारी हो रही है वो आसपास की चीजों से हो रही है। तो हम एक स्टूडेंट लाइफ में, स्पेशली जब हम एक एस्पिरेंट है, जब हम तैयारी करें, जब एक विद्यार्थी जीवन में है, तो क्या हम ग्रहण कर रहे हैं उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और गृह त्यागी मतलब पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे आजकल अभी 22 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, तो राम जी गुरुकुल जाते थे, पहले के जमाने में पढ़ने जाते थे, घर को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के कहीं दूर जाते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं तो हम सब गृह त्यागी हैं, क्योंकि आप लोग अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। गृह त्यागी का मतलब होता है टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। घर क्या होता है? कंफर्ट जोन होता है। आराम से घर पे हैं, मम्मी खाना दे रही हैं, पापा ध्यान रख रहे हैं, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सब लोग हैं ध्यान रखने वाले। तो जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तब वो असली विद्यार्थी जीवन में तपता है। तो आपने जो पूछा टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, हमें सबको पता है कि टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए और डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए, पर हम करते नहीं हैं क्योंकि हमारा मोटिवेशन लेवल उतना स्ट्रांग नहीं होता। और मैं आपके जवाब में फिर से अपनी पहली बात पे आऊंगी कि अगर आपका वाई स्ट्रांग है, अगर आपका मोटिवेशन लेवल स्ट्रांग है, तो आप डिसिप्लिन्ड भी हो जाएंगे, आप टाइम भी मैनेज कर लेंगे। हम कोई फॉर्मूला नहीं है कि ऐसे टाइम टेबल बनाइए, ऐसे डिसिप्लिन्ड रहिए, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपका इनर मोटिवेशन है। और जो मैंने फैट फॉर्मूला बताया, फोकस का भी एक फुल फॉर्म है। फोकस की स्पेलिंग होती है FOCUS, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, एक रास्ते पे चलते रहो जब तक सफलता ना मिल जाए।
वो एक रास्ते पे चलना ही अनुशासन है, वो एक रास्ते पर चलना ही टाइम मैनेजमेंट है। तो यही मुझे बोलना है आपको। हेलो। मैम रिवीजन कैसे किया जाए? जैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट चल रहा है और पीछे 3 सब्जेक्ट हमारे पढ़े हुए हैं, तो ये तो हम क्लास में पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जो पीछे 3 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ वो रिवाइज नहीं हो पा रहा है। मैम वो पीछे 3 सब्जेक्ट रिवाइज नहीं हो पा रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी देखिए अभी सर ने बोला इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ठीक है। अगेन जो रिवीजन का पार्ट है, रिवीजन उतना ही अच्छा होगा जितना आपका बेसिक फाउंडेशन, मतलब आपने जब पहली बार पढ़ा होगा तो आपने वो सब्जेक्ट पहली बार कैसे पढ़ा, उसके नोट्स कैसे बनाए, उसके नोट्स आप कैसे रिवाइज करने योग्य बना रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। आज मैं मान लीजिए लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ रही हूँ और मेरा हिस्ट्री और साइंस एंड टेक रिवाइज करना बचा हुआ है, तो मैंने हिस्ट्री एक बार तो पढ़ा होगा, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न। जब मैंने पहली बार पढ़ा होगा तो मैंने कुछ अंडरलाइन करके नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा जाऊंगी तो मैं फिर से पूरी एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ने बैठ जाऊंगी। मैंने जो अपने समरी नोट्स, फ्लो चार्ट या अपना जो भी तरीका बनाया होगा पढ़ने का, मैं ये करती थी कि मैं एनसीईआरटी की किताब में एक रेड कलर की पेन से उसी में साइड में कुछ लिख लेती थी या अलग से कागज चिपका लेती थी। तो मुझे जब रिवाइज करना होता था तो मैं किताब दोबारा नहीं पढ़ती थी, मैं वो अपने हैंड रिटन नोट्स पढ़ लेती थी, क्योंकि वो रिवाइज करना मेरे लिए आसान होता था। तो रिविजन की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि अपने नोट्स पहली बार में ऐसे बना लें कि वो रिविजन योग्य हो और शॉर्ट हो। जब आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें पूरी कहानी नहीं लिखनी होती। एक अप्रोच होता है कीवर्ड अप्रोच, एक पेज में 5 कीवर्ड ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप वो कीवर्ड्स लिखिए, उन कीवर्ड्स को रिवाइज करिए और मन में एक आप कहानी गढ़ लीजिए कि कैसे उन कीवर्ड से मैं पूरी चीज रिवाइज कर लूंगा। तो कीवर्ड अप्रोच आप अपनाइए कि कीवर्ड से मैं रिवीजन कर लूंगा। दूसरा, अपना टाइम टेबल रियलिस्टिक बनाइए। अगर आप वीकली टाइम टेबल बना रहे हैं कि मुझे हफ्ते भर पॉलिटी, हफ्ते भर हिस्ट्री, तो जब आप पॉलिटी पढ़े तो आप पॉलिटी पढ़िए, फिर हिस्ट्री के बारे में मत सोचिए। जब आप हिस्ट्री के उस पर आएंगे तब आप रिवाइज कर लीजिए। और बेस्ट रिवीजन होता है मॉक पेपर्स के दौरान, क्योंकि जब आप मॉक पेपर्स देते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो उस समय जब आप मॉक पेपर देने आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज हो जाते हैं। तो मैंने ये अपनी रिवीजन का स्ट्रैटेजी बनाई थी। कौन पूछना आंसर है? मैम सुंदर राइटिंग के लिए क्या मतलब कि वो होना चाहिए? क्या चीज? सुंदर राइटिंग में। सुंदर राइटिंग, ये अच्छा राइटिंग ये तो भगवान की देन है। अगर आपकी सुंदर राइटिंग है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। नहीं मैम, उसमें लिखने का, जिससे कि आप कोई कैसे भी लिख रहा है उसका वो नहीं, लेकिन उसमें लाइन, एक इक्वेशन क्या होना चाहिए और लिखते वक्त हम लोग का। क्या बोल रहे हैं ये बाद में? देखिए राइटिंग कोई वो राइटिंग का एग्जाम नहीं है कि आपकी बहुत अच्छी कर्सिव हैंड राइटिंग होगी तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। वो एक ऐड आता था ना, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा हैंड राइटिंग, एक पेंसिल का, वो कुछ नहीं है। आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप हिंदी अंग्रेजी का कोई शब्द लिख रहे हैं तो वो सामने वाला पढ़ पाए। अब उसमें आपकी जो हैंड राइटिंग बचपन से लेके अभी तक बनी है वो रातों रात चेंज नहीं होगी। यूपीएससी का जो आंसर शीट होती है उसमें आपको एक आंसर, अगर मैं जीएस की बात करूं तो 250 शब्दों में लिखना होता है। अब 250 शब्दों में मैं एक स्ट्रैटेजी ये अपनाती थी, जो आपने अच्छा पूछा तो मैं शेयर कर दूं सबके साथ, कि आप कोशिश कर सकते हैं कि आप कम शब्द लिखें और आप ज्यादा डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स या मैप्स बनाएं। मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट थी तो मैं ऑलमोस्ट जहां भी मुझे लगता था मैं मैप बना लेती थी। मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मैं इंडिया का मैप 30 सेकंड में बना लेती थी, मैं वर्ल्ड मैप 2 मिनट में बना लेती थी। और प्रैक्टिस से आप भी बना लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, इनको यूज करिए। आंसर अगर कोई ऐसा है जिसमें आप पॉइंट में लिख सकते हैं तो पॉइंट में लिख के आप अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आप पैराग्राफ में भी लिख रहे हैं तो उसमें भी कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए। राइटिंग इंप्रूव करने के लिए आप जितना आंसर राइटिंग करेंगे उतना आप देखेंगे कि आपका कंटेंट और राइटिंग दोनों इंप्रूव होगी। तो ये प्रैक्टिस से ही होगा। आरबीआई रिपोर्ट्स हो या कोई भी रिपोर्ट हो, वो यूपीएससी के चश्मे से देखने का एकमात्र तरीका है यूपीएससी का सिलेबस। बहुत सारी आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में मैं पढ़ती थी, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हम सबको पढ़ना पड़ता है, बजट हमको पढ़ना पड़ता है, एसीआर रिपोर्ट्स होती हैं वो पढ़ना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की पूरे एनुअल रिपोर्ट एक आती है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की एंड क्लाइमेट चेंज की, वो हमें पढ़ना पड़ता है। एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की CCRT, आर्ट एंड कल्चर के लिए, CCRT, उसमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है। तो ऐसे 5-7 चीजें हैं गवर्नमेंट सोर्सेज की जो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका तरीका ये है कि आप एक बार वो रिपोर्ट पढ़िए, फिर अपना सिलेबस देखिए। सिलेबस में आप देखेंगे, जैसे आपने आरबीआई रिपोर्ट बोला तो आरबीआई ने उसमें रेपो रेट, इन्फ्लेशन, इन सब चीजों के बारे में लेटेस्ट डेटा दिया होगा।
पर आरबीआई आपको रेपो रेट, इन्फ्लेशन ये सब समझाएगा नहीं। वो आपको तभी समझ आएगा जब आपने इकोनॉमी की बेसिक बुक पढ़ी होगी, आपका फाउंडेशन क्लियर होगा। तो आपको आरबीआई रिपोर्ट से सिर्फ देखना है कि इस बार की फिगर्स क्या हैं, ट्रेंड क्या है, आरबीआई ने क्या प्रेडिक्ट किया है कि किस तरीके से जाएगा आगे हमारी इकोनॉमी। तो वो चीजें बस इंपॉर्टेंट, वही मैंने कहा कीवर्ड्स, वो आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी मिल जाएगा समरी। तो आप उस पूरी रिपोर्ट की समरी पढ़ सकती हैं, वो आपको ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारी जगह मिल जाएगा, कोचिंग्स में भी मिल जाता है, या आप खुद पढ़ के उसको बना लीजिए। तो पूरी रिपोर्ट में इधर उधर की चीजें हटा के सिर्फ जो आप यूपीएससी सिलेबस से रिलेवेंट है वो पढ़ लीजिए। मैम जैसे इंटरव्यू के टाइम पे जैसे हिंदी मीडियम का बच्चा होता है, इंग्लिश मीडियम का होता है, तो उसमें लैंग्वेज डिपेंड करता है क्या कि अगर वो हिंदी मीडियम का है तो हिंदी में ही बात करेगा, मतलब इंग्लिश में बात नहीं कर सकता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है। आप जो माध्यम आप भरते हैं, आप जिस भी माध्यम में आप कंफर्टेबल हैं, आप आराम से अपनी बात कह सकते हैं, लिख सकते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट का आपने पूछा, उसमें भी अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो पैनल आपसे हिंदी में ही सवाल पूछेगा, और आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में ही जवाब दीजिए। बट एक बेसिक इंग्लिश की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, एक बेसिक इंग्लिश की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर मैम इंग्लिश का ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है तो उसका डिसएडवांटेज तो नहीं है ना? मतलब वही मैंने कहा, एक देखिए आपको एक कंपलसरी इंग्लिश पेपर देना होता है यूपीएससी के मेंस में। वो इसीलिए होता है, एक कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है कि आपको आपका लैंग्वेज पे एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, क्योंकि जब आप एक ब्यूरोक्रेट या सिविल सर्वेंट बनते हैं तो एक बेसिक इंग्लिश की नॉलेज जरूरी होती है। तो ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बेसिक इंग्लिश आप इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस करके या इंग्लिश लैंग्वेज के कोचिंग करके भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप धीरे धीरे सिंपल एनसीईआरटी की किताबें अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो वो बहुत आराम से आपको समझ आएंगी, क्योंकि उसमें सिंपल इंग्लिश लिखी रहती है। तो आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने पे जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि आप किसी भी वे में आपकी पर्सनालिटी पीछे ना हो। यस मैम, ओके मैम, थैंक यू। ये सवाल किसने पूछा है? ये सवाल आपको खड़े होके पूछने में कोई शर्म आ रही थी? अब बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, और पहली बार ऐसा सवाल मेरे पास आया है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैम, यूपीएससी प्रिपरेशन में ग्रुप बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं, ये कितना ज़रूरी है? ग्रुप में बॉयज़ एंड गर्ल्स का होना चाहिए या बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑब्लिक गर्ल्स एंड गर्ल्स का होना चाहिए? मैम, आपने क्या फॉलो किया था, प्लीज़ बताइए। ये सवाल जिसने भी पूछा, देखिए आपके लिए कितनी सारी तालियां बज रही हैं, क्योंकि उन्होंने कितना स्पेसिफिक पूछा है कि ग्रुप में भी बॉयज एंड गर्ल्स हो या बॉयज एंड बॉयज हो, गर्ल्स एंड गर्ल्स हो। ये नहीं, इसे कोई गलत बात नहीं है, उनके मन में सवाल था, उन्होंने पूछा। हाँ, मतलब ये पहली बार ऐसा सवाल मेरे सामने आया, इसलिए मुझे थोड़ा वो लगा। अकेले पढ़ाई करना या ग्रुप स्टडीज करना, दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं। मैं जब कॉलेज में थी और मैं कॉलेज में तैयारी कर रही थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बोलते थे कि चलो ग्रुप स्टडीज़ कर लें, पर मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग लगता था ग्रुप स्टडीज़ करना, क्योंकि मैं सबका अपना तरीका होता है पढ़ने का, तो मुझे लगता था मैं अपने तरीके से नहीं पढ़ूंगी और फिर इधर उधर की बातें होने लगेंगी और आप डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे। इसलिए मैं प्रेफर करती थी कि मैं अकेले पढूं। लेकिन अगर आप अपना ग्रुप स्टडी पे आप चाह रहे हैं कि नहीं अकेले पढ़ रहे हैं और अकेले हम लोग का उतना नहीं एनालिसिस हो पा रही है और आप ग्रुप स्टडीज़ भी करना चाह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि ग्रुप स्टडीज़ में कंटेंट क्या है बात करने का। जैसे अगर आप ग्रुप बनाए हैं और ग्रुप में हम पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर एक दूसरे से ऐसे सवाल पूछें जो इम्प्रूव करे एक दूसरे को, मतलब करंट अफेयर्स पे डिस्कशंस हो, एक दूसरे के आंसर्स चेक कर लें हम लोग, क्योंकि कई बार ऐसा, हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी, जब मैं आंसर लिखती थी तो मुझे चेक कराने के लिए नहीं होता था कि किससे चेक कराएं, तो फिर मैं ऑनलाइन जाती थी, ऑनलाइन और लोगों के मॉडल आंसर्स देखती थी और उससे फिर मिलान करती थी, अच्छा इसका आंसर अच्छा है, इसका ये पॉइंट अच्छा है। ऑनलाइन आप देखते होंगे बहुत सारे लोग आंसर लिख के अपना डालते रहते हैं प्रश्नों पे, तो फिर देख के समझ आ जाता अच्छा ये पॉइंट अच्छा है, इसने लिखा है ये पॉइंट। तो अगर आप अकेले तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन सोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं। कोचिंग में आने का एक ये फायदा होता है कि आपका ग्रुप ऑटोमेटिकली यहाँ बन जाता है। जितनी देर 3-4 घंटा आप कोचिंग में बैठते हैं तो अगल बगल के लोगों से बात होती है, डिस्कशन होती है, या अगर आप कहीं रूम में रह रहे हैं, शेयरिंग बेसिस पे रह रहे हैं, आसपास हॉस्टल पीजी में रह रहे हैं, तब भी ये डिस्कशन हो जाता है। तो ग्रुप स्टडीज में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते एक शर्त, एक डिस्क्लेमर कि ग्रुप स्टडीज का जो कंटेंट हो, जो बातचीत का कंटेंट हो, वो हम डिस्ट्रैक्ट होकर किसी अलग दुनिया में ना पहुंच जाए। हम अपने यूपीएससी के सिलेबस पे फोकस्ड रहें और यूपीएससी रिलेटेड बातचीत करें, क्योंकि अगेन देखिए
ये टाइम इंपॉर्टेंट है और ये टाइम ऐसा है कि इसमें हम लोग चेंज हो रहे होते हैं, हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बट अपने आप को फोकस्ड रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ग्रुप स्टडीज़ में आप डिस्ट्रैक्ट ही हो जाएंगे, बट कोशिश करिए कि अपने आप को यूपीएससी पे फोकस्ड रखिए और उसी की चीज़ें डिस्कस करिए। और ग्रुप में ये भी फायदा होता है, अगर मेरा हिस्ट्री अच्छा है, आपका पॉलिटी अच्छा है, आपका ज्योग्राफी अच्छा है, तो मैं आपसे ज्योग्राफी की कुछ बात सीख लूंगी, पॉलिटी की सीख लूंगी, आप मुझसे हिस्ट्री की सीख लोगे। तो ये भी एक तरीका ग्रुप स्टडीज़ का हेल्पफुल हो सकता है। मैम हेलो, बताइए। मैम जैसे हिंदी मीडियम के छात्र ज़्यादातर हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री लेते हैं और आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया था। अगर हिंदी मीडियम का छात्र ज्योग्राफी ऑप्शनल ले तो उसमें बेसिक चीज़ें मतलब क्या देख के लिया जाए और उसमें क्या आपका सजेशन रहेगा कि हिंदी। एक सेकंड बस, सब लोग आके बैठ जाएं, फिर आप एक बार सवाल पूछ लें। हाँ बताइए। मैम जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादातर हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री लेते हैं और मान लीजिए कि जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना हो हिंदी मीडियम से, तो आपका जैसे ऑप्शनल था, आपने इंग्लिश मीडियम से किया था, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कितना बेनिफिट रहेगा और मतलब बेसिक से कैसे स्टार्ट करा जाए और क्या सजेशन है आपका? जैसे मार्क्स भी कम मिलते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में। ठीक है, ऑप्शनल का चयन में जो आपने आखिरी लाइन बोली कि मार्क्स कम मिलते हैं ज्योग्राफी में, ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है हमारा ऑप्शनल चुनने का। मैं आपको एक छोटी सी आज मैट्रिक्स समझाती हूँ कि ऑप्शनल का चयन कैसे करना चाहिए। ये मैट्रिक्स मैंने खुद ही सोच के डेवलप किया, क्योंकि ऑप्शनल में मैं भी बहुत कंफ्यूज हुई। पहले मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेने की सोचा, फिर मैंने सोशियोलॉजी सोचा, बीच में मैंने पॉल साइंस सोचा, फिर अल्टीमेटली मैंने ज्योग्राफी लिया। तो ऑप्शनल का चयन हमारे लिए जीवन की सबसे बड़ी दुविधा होती है जब हम यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ऑप्शनल के चयन के लिए सबसे, कल मैंने एक छोटा सा जो मैं बता रही थी वीडियो बनाया है, उसमें मैंने 3-4 चीज़ें समझाई हैं कि सबसे पहले आप देखिए आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है। हो सकता है आप बीए हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, इकोनॉमी ऑनर्स कर रहे हो, तो सबसे अच्छा तरीका तो होता है कि जो हम ग्रेजुएशन में कर रहे हैं उसी को हम ऑप्शनल लें। क्योंकि इसका कारण ये है कि आप 4 घंटे 5 घंटे जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रहे हैं तो आप वही चीज़ पढ़ रहे हैं, और बीए बीएससी या बीटेक में जो सिलेबस है वही यूपीएससी के भी सिलेबस में टॉपिक्स होते हैं। तो आपकी डबल मेहनत बचेगी। आप वहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ लें ग्रेजुएशन में, जो कि हम सब नहीं पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में अच्छे से, अगर हम ग्रेजुएशन सीरियसली कर लें तो आपका ऑप्शनल भी तैयार हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं लेना है, जैसे मैंने नहीं लिया था, तो फिर आप देखिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में नींद नहीं आ रही है, मतलब आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है। मैं अगर उठा रही हूँ और मुझे 4 पेज पढ़ने के बाद हिस्ट्री की नींद आने लग रही है, इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में। और ये मैंने करके देखा, मैंने हिस्ट्री की किताब उठा के पढ़ी, सोशल ऐसे उठा के पढ़ना शुरू किया, जो बोरिंग लगा मैंने साइड में रख दिया, जो इंटरेस्टिंग लगा उसको मैं। तो ज्योग्राफी मैंने देखा कि बड़ा उसमें डायग्राम्स हैं, साइंटिफिक थ्योरीज हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि इसमें कुछ थ्योरीज और साइंस है जो मुझे थोड़ा अच्छी लग रही है। 10th तक ज्योग्राफी मैंने पढ़ी थी, 10th के बाद मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी। तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपका किस में है। आप यूपीएससी के पिछले साल का सिलेबस, मतलब यूपीएससी का सिलेबस देखिए उस ऑप्शनल का, और पिछले साल के क्वेश्चंस देखिए कि आपको कितना समझ आ रहा है वो ऑप्शनल। चौथा, आप देखिए मार्केट में मटेरियल अवेलेबिलिटी किसकी है। अब आप पाली ले लें और पाली का कोई मटेरियल ही नहीं है मार्केट में, आप बंगाली ले लें और कुछ मटेरियल है, तो आप क्या मतलब कैसे पढ़ेंगे। तो आप देखिए मार्केट में अवेलेबिलिटी किस चीज़ की है, किसकी अच्छी बुक्स हैं, नोट्स वगैरह मिल जा रहे हैं। और 5वीं और आखिरी चीज, स्मार्ट वर्क जिसे कहते हैं, आप देखिए आपके जीएस में वो कितना मदद कर रहा है। मैंने देखा ज्योग्राफी का जब मैं पढ़ रही हूँ तो 48% 49% सिलेबस मेरा जीएस का कवर हो रहा है। मेरा ऐसे में कुछ हेल्प मिल जाएगी अगर कोई ज्योग्राफी का कोई टॉपिक आ गया। जीएस पेपर 1 में वर्ल्ड रिसोर्सेज में कवर हेल्प मिल जाएगी। जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प मिल जाएगी, एनवायरमेंट इन इकोलॉजी में हेल्प मिल जाएगी जीएस पेपर 3 के। तो मैंने देखा जब मैं ज्योग्राफी का कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ तो मेरा जीएस भी कवर हो रहा है मेंस का। तो आप अपना ऑप्शनल का चयन इन ये जो 5 सूत्री मैट्रिक्स मैंने बताया है इस पे कर सकते हैं, और आप एक दिन नहीं 1 महीना 2 महीना लीजिए ऑप्शनल का चयन करने में। पर जब आपने ऑप्शनल का चयन कर लिया है उसके बाद मत कंफ्यूज होइए, उसके बाद हर दिन मत सोचिए कि ये ऑप्शनल नहीं, वो ऑप्शनल, वो नहीं ये, क्योंकि फिर कंफ्यूजन का कोई अंत नहीं है। और इस ट्रेंड एनालिसिस में मत पढ़िए कि कौन सा ऑप्शनल अच्छा कर रहा है, किसके मार्क्स आ रहे हैं। मैंने भी किया है ये, मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं करती थी, मैं देखती थी पिछले साल के कौन से टॉपर्स निकल रहे हैं। मेरे पहले 2016 के पहले
14-15 में ज्योग्राफी ऑप्शनल बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा था, और अगर मैं उस आधार पर अपना निर्णय लेती तो मेरे ज्योग्राफी में 315 नंबर नहीं आते, जिसकी वजह से मेरी चौथी रैंक आई। जीएस पेपर्स में आप सबकी लगभग आगे पीछे मार्क्स आएंगे। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में आपके 4 नंबर ज्यादा, आपके 4 नंबर कम, बस। पर आपकी रैंक, आप आईएएस बनते हो कि नहीं, आप आईएएस, आईपीएस, आईएएस में यूपी कैडर, आपकी जो रैंक और कैडर डिसाइड करेगा, वो आपका ऑप्शनल का चयन करेगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। आज अगर मैं उत्तर प्रदेश में पोस्टेड हूं, वो सिर्फ मेरे ऑप्शनल के सही चयन की वजह से, नहीं तो कोई और कैडर भी मिल सकता था। और रैंक अच्छी होती है तब आपको अपना कैडर मनपसंद मिल सकता है। मेरे समय पे यूपीएससी में उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट थी जनरल कैटेगरी की, इनसाइडर की। अगर मेरी चौथी से 5वीं रैंक आती तो आज मैं उत्तर प्रदेश कैडर में नहीं होती। सिर्फ एक सीट थी यूपी में। आप सोचिए, मतलब 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, सिर्फ एक बच्चे को यूपी इनसाइडर कैडर मिल रहा है जनरल कैटेगरी में। तो इतना इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल का चयन आपके लिए। और मैं जितना एम्फसाइज करूं उतना कम है कि ऑप्शनल का चयन सही तरीके से करना, और वो निर्णय सिर्फ आप ले पाएंगे अपने लिए, वो कोई और नहीं ले पाए। मेरे लिए ज्योग्राफी काम किया, आपके लिए हो सकता ना करे, आपके लिए हिस्ट्री काम करे, जो भी आपका सोशियो काम करे, एंथ्रो काम करे। तो एक बार आपने ऑप्शन ले लिया, फिर उसी को अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। आपने हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी का पूछा, आपको मैं बताना चाहूंगी, जब मैं तैयारी कर रही थी तब ज्योग्राफी की कोई इंग्लिश मीडियम कोचिंग इलाहाबाद में नहीं थी। तो मैंने खुद से पढ़ाई की ज्योग्राफी की, और एक प्रोफेसर एस.एस. ओझा हुआ करते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो बताते थे, वो ज्योग्राफी में अपने जो यूनिवर्सिटी के बच्चे होते थे उनको पढ़ाते थे, वो हिंदी में ही पढ़ाते थे सर। तो मैं उनके हिंदी मीडियम की भी क्लासेस, मतलब ऐसे जो वो अपने घर में ही पढ़ाते थे, बताते थे कि ऐसे पढ़ना, और बहुत सिंपल एक बोर्ड पे अपना पेन से बना के बताते थे। मैं हिंदी में सुनती थी, हिंदी में समझती थी, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी। तो मेरे लिए तो उल्टा था, हिंदी माध्यम में था, मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। आप कोई भी ऑप्शनल ले रहे हैं, उसमें माध्यम आपके आड़े नहीं आएगा, आपका ऑब्स्टिकल नहीं बनेगा। आपको जो भी ऑप्शन लेना है उसमें बस देख, अब सविंद्र सिंह की किताब मैंने पढ़ी, वो हिंदी में भी आती है, फिजिकल ज्योग्राफी की। मैंने माजिद हुसैन की किताब पढ़ी, वो भी हिंदी में आती है। मैंने खुल्लड़ के लिए, इंडिया ज्योग्राफी के लिए खुल्लड़ की किताब पढ़ी, वो भी हिंदी में आती है। तो सब किताबें जो इंग्लिश में आती हैं वो हिंदी में आती है, नहीं तो हिंदी में जो भी किताबें चल रही हैं आप वो पढ़िए, नोट्स पढ़िए अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं तो, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, पिछले सालों के प्रश्न देखिए। तो माध्यम बिल्कुल भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए ऑप्शनल के चयन का। ये ऑप्शनल का चयन मैं इसलिए आप लोग को 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके मैंने बताया कि ऑप्शनल का चयन इंपॉर्टेंट है, और ये एक ऐसा चीज है जिसमें हम सब बहुत कंफ्यूज होते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, और हमेशा हमें अपना निर्णय गलत लगता है। अरे वो ऑप्शनल ले लिया होता तो पक्का हो जाता, ये हमेशा हमारे मन में आता है। तो वो सेल्फ डाउट मत आने दीजिए। कुछ मित्र बाद में आए हैं और शायद उन्हें अजूबा लग रहा होगा कि टीचर को खोज रहे थे क्लास में कौन लोग हैं। सौम्या पांडे जी हैं, 2016 जो एग्जामिनेशन वाला बैच है उसमें 4th रैंक थी आपकी, आईएएस हैं, टॉपर हैं। तो आपसे बातचीत करने के लिए आज उपलब्ध थी, हमने रिक्वेस्ट किया, शहर में थी, आ गई। यहीं से हैं, इलाहाबाद से। एडिशनल कमिश्नर, लेबर कमिश्नर हैं अभी कानपुर में। हाँ। अच्छा सवाल है। ये ऐसे पॉसिबल हो सकती हैं कि जैसा मैंने जब बोला था तो आपने सुना होगा, मैंने बोला था अपना मेन उद्देश्य आपका एक है। फॉर एग्जाम्पल आपका मेन उद्देश्य क्या है, आप बताइए। सिविल सर्विस में आईएएस बनने का है, और बैकअप प्लान से मेरा आशय ये था कि क्योंकि ये एग्जाम इतना अनसर्टेन होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आईएएस की परीक्षा दे दिया और उसके भरोसे हम बैठे हुए हैं। क्योंकि जस्ट 0.001% अगर हमारा इसमें नहीं होता है तो फिर हम एकदम से क्लूलेस हम नहीं होने चाहिए कि अब क्या करें। हमने अपने जीवन के, अपने यूथ के, अपने लाइफ के 6 साल लगा दिए और अब इसमें नहीं हुआ तो हम अब क्या करें। क्योंकि हम जॉब भी नहीं कर रहे होते हैं, काफी लोग जो बिना, जैसे मैं बिना जॉब के तैयारी कर रही थी। अगर हम जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बैकअप प्लान तो जॉब है, लेकिन जब जॉब नहीं है तब हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये किया था कि इस पढ़ाई के साथ, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के साथ, उससे मिलते जुलते एग्जाम जो आपको इसी पढ़ाई में, या थोड़ा जैसे आप यूपी पीसीएस देंगे तो जीएस पेपर 1 से 4 तक तो सेम है, आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा, यूपी स्पेशल।
यूपी स्पेशल का आपको 2 पेपर एक्स्ट्रा तैयार करना पड़ेगा। या जैसे कंबाइंड डिफेंस CDS एग्जाम जो होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, वो मैंने दिया था, उसमें भी GS वगैरह पूछा जाता है। मैंने MP PCS और वो सब दिया था, तो उसमें थोड़ा बहुत MP का लोकल पढ़ना पड़ता है, वो एक किताब से हो जाता है। तो सिर्फ ये है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ के बाकी एग्जाम्स भी दे सकते हैं आप, अगर आपको ये लग रहा है, मतलब जस्ट कि हम एकदम हताश होके ना बैठ जाएं कि हमारा यहाँ नहीं हुआ। 99% एनर्जी तो आपकी फोकस्ड होनी चाहिए, जो आपका मेन उद्देश्य है, बट साथ में इतना कॉम्प्लेसेंट नहीं हो जाना चाहिए कि हम और कुछ नहीं देंगे, हम तो यही देंगे। ये मेरा आशय था कहने का। हाँ, ये जैसा मैंने बोला, क्योंकि ये एग्जाम का नेचर ऐसा है कि सिलेबस बहुत बड़ा है और कभी भी सिलेबस 100% आपका कवर नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आपने सोच लिया कि नहीं मैंने A to Z हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, IR सब पढ़ लिया, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि एग्जाम में, हाँ देखिए, इससे मैं एक और चीज, एग्जाम का टॉपर कितने % पे बनता है UPSC का? 50%। मैं 4th रैंक लाई हूँ, मेरे परसेंट 48% थे, 3rd डिवीजन भी नहीं। सोचिए आप, वैसे अगर हम देखा जाए तो मेरे 48% मार्क्स आए थे UPSC में, और मैं 4th रैंक लाई हूँ। जो टॉपर थे उनके 50% मार्क्स आई थी, नंदिनी मैडम टॉपर थी हमारे समय पे। तो इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी, अगर इतनी अच्छी तैयारी होती तो 100% मार्क्स आते ना। तो ऐसे तो 50% क्वेश्चन हुए होंगे जो मैंने छोड़े होंगे या गलत लिखे होंगे। तो इसीलिए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी परफेक्ट तैयारी हो जाए, और उस परफेक्ट तैयारी के चक्कर में हम कभी एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हमेशा लगता रहेगा ये भी कर लें वो भी कर लें। तो जब आप बैठें एग्जाम के लिए, तब ये सोच के बैठें कि जितना मेरी क्षमता थी, जितना मेरे पास समय था, जितने मेरे पास संसाधन थे, उसका 100% मैंने इस्तेमाल करके अपना 100% दिया है, और अब मैं बैठ रहा हूँ। और जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है कि संसाधनों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, तो हौसले बुलंद रख के बैठना चाहिए। बाकी तो फिर बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन अपना 100% देना हमारे हाथ में है। धन्यवाद मैम। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम सबके अंदर होता है। मैं आज कॉन्फिडेंटली आप लोग के सामने बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरा नाम उस लिस्ट में आ गया। यही मेरा नाम लिस्ट में ना आया होता तो यहाँ पे मैं चाहे जितनी बकवास, जितनी प्रवचन करती, आप लोग बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। मैं यही बातें बोल रही होती, मैं भी होती, पर अगर नाम लिस्ट में ना होता तो आप लोग बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। तो कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम योर सक्सेस। जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। और मैं भी जब भी क्लास में बैठती थी, चाहे स्कूल में या कॉलेज में, तो मैं भी ऐसे ही, मैं कुछ भी बोलने के पहले कोई डाउट भी पूछना होता था तो 10 बार सोचती थी, बोलूं क्या सोचेंगे लोग, हंसेंगे तो नहीं, डर लगता था। अपने इंटरव्यू में अंदर जाने के पहले मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। जो मेरा UPSC का इंटरव्यू था, लिटरली ऐसे ऐसे कांप रहे थे, लिटरली। और ये सबके साथ होता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं। कॉन्फिडेंस आप डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप अच्छी बुक्स पढ़िए, शीशे के सामने, लोग कहते हैं शीशे के सामने खड़े होकर कुछ बातें बोलनी चाहिए, आई कांटेक्ट बनाना चाहिए। मैं कई बार पब्लिक स्पीचेस की बुक्स भी पढ़ती थी, यूट्यूब वीडियोस देखती थी। ये सब टेक्निक्स हेल्प कर सकती हैं, पर अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस विद टाइम आपको धीरे धीरे आएगा। जब आप धीरे धीरे मैच्योरिटी के स्टेज पे पहुंचते हैं और धीरे धीरे सक्सेस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मॉक पेपर होता है और आपकी टॉप 5 टॉप 10 में रैंक आती है, तो आप 10 लोगों के सामने बोल पाएंगे ना, यार मेरे तो टॉप 5 में 4th रैंक आई, 5th रैंक आई, मैंने ऐसे किया वैसे किया। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? आपकी सक्सेस से आया। तो जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप कॉन्फिडेंट होते हो, क्योंकि आप पे खुद पे भरोसा हो जाता है कि हाँ जो मैंने किया वो सही था और वो वर्क कर गया। तो कॉन्फिडेंस पहले तो आता है सक्सेस से। दूसरा, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे ग्रुप्स में हम बोल सकते हैं। जैसे मैंने पब्लिक स्पीकिंग के लिए धीरे धीरे ये किया कि अपने छोटे छोटे फ्रेंड्स के ग्रुप्स में आप बोलना शुरू करिए, बताना शुरू करिए। अपनी जो बात है हम जितना कन्विक्शन से बोलेंगे। इंटरव्यू में जब मुझे डर लग रहा था तो मैंने अपने आप को यही सेल्फ टॉक करके समझाया उस दरवाजे में घुसने के पहले, इंटरव्यू जहाँ पे रूम था UPSC भवन में, कि मुझे जितना आता है उतना मैं बताऊंगी, जो नहीं आता है मैं सीधे सीधे बोल दूंगी, सॉरी सर, सॉरी मैम, आई डोंट नो। और पहला ही सवाल मुझे नहीं आता था। पहला ही सवाल मेरा प्रोफेसर PK जोशी सर का इंटरव्यू बोर्ड था, और पहला सवाल जो उन्होंने पूछा था कि सर आप इलाहाबाद से, आप प्रयाग से हैं, वो शिक्षा का क्षेत्र माना जाता है, तो आपको क्या लगता है कि जो गरीब बच्चियां हैं उनके लिए कौन सा विद्यालय सरकार चला रही है जहाँ पे वो रह सकती हैं और अच्छी पढ़ाई भी उनको मिल सकती है? मैंने 2 मिनट सोचा, 3 मिनट सोचा, मुझे नहीं समझ आया, तो मैंने बोल दिया सॉरी सर, आई डोंट नो। उसका आंसर था कस्तूरबा गांधी विद्यालय।
अब जब पहला ही सवाल आपको नहीं आता है तो सोचिए आप कितना डर जाओगे और कितना, और वो भी इंटरव्यू यूपीएससी का चल रहा है। तो ये मैं सिर्फ आप लोग को इसलिए बता, लेकिन उसके बाद भी मैंने किसी तरह अपने आप को कंपोज रखा कि आगे अभी पूरा इंटरव्यू मेरा बचा। फिर मेरा इंटरव्यू 30-35 मिनट चला और मेरे इंटरव्यू में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आए थे इंडिया में, 184 मार्क्स। वो सिर्फ इसलिए था कि उस पल पे मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंट और संयम रखा कि ठीक है, पहला नहीं आया, आगे के सवाल देंगे। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस इस तरीके से रख सकते हैं कि मुझे जितना आता है उतनी मैं बात बोलूंगा, विदाउट फियर ऑफ गेटिंग जज्ड। हम क्यों डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जज कैसे करेंगे, लोग हंसेंगे। तो विदाउट द फियर ऑफ गेटिंग जज्ड अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो हो जाता है। थैंक यू। दूसरे में याद कैसे किसी चीज को रखें? क्या चीज? मतलब जो भी पढ़ते हैं उसको अधिक लंबे समय तक मतलब मेमोराइज कैसे करके रखें? याद रखने की क्षमता, इसका एक स्ट्रैटेजी मैंने ही अपनाई थी, क्योंकि यूपीएससी में देखिए प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्ट्स तो याद करने ही पड़ते हैं, कितना भी हम लोग कहें कि एनालिटिकल पेपर है और एनालिसिस करना है, पर फैक्ट्स तो नो डाउट याद करने ही पड़ते हैं। अलग अलग तरीके हो सकते हैं याद करने के। मैं एक टेक्निक अपनाती थी वही कीवर्ड वाली, कि कीवर्ड्स याद रखो। दूसरा, जैसे न्यूज़पेपर में जो चीज़ें लिखी हैं उसका फैक्ट याद करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर दिन नया फैक्ट आएगा। तो उसके लिए ये तरीका होता है कि सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ो, रात में उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो। तो एक बार से भला 2 बार, तो आप 2-3 बार जब वो चीज़ आपकी नज़रों के सामने से गुजरती है तो आपके दिमाग में थोड़ा इम्प्रिंट हो जाती है। मॉक पेपर्स देते समय रिविजन हो जाता है। तो याद रखने का तो एक ही तरह है कि रिवाइज एंड रिवाइज मोर। और एक और चीज़ याद रखने का एक और अच्छा तरीका है कि रीड लेस नंबर ऑफ बुक्स मोर नंबर ऑफ टाइम्स रादर देन रीडिंग मोर बुक्स लेस नंबर ऑफ टाइम्स। कम चीज़ों को हम ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो याद रखेंगे, और 50 चीज़ों को हम एक बार पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा। तो हमें पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है, फिर उसको जितना रिवाइज करेंगे, जितना मॉक्स देंगे, धीरे धीरे काम लायक चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फिर भी 100% याद नहीं होगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना याद हो जाएगा कि जब ऑप्शन सामने आएगा तो आप एक इंटेलिजेंट एक गेस मार पाएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। थैंक यू मैम। मैम जब स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करते हैं तो मैम करंट अफेयर को कैसे अप्रोच करें, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, रिलेवेंट नहीं लगेगा, तो उसको कैसे मैनेज करें? जब हमारा फाउंडेशन वीक होता है तो न्यूज़पेपर नहीं समझ आता है। जब मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ती थी, मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो फिर मुझे 3 घंटे 4 घंटे भी लगते थे, और कई टॉपिक्स जैसा मैंने बताया पल्ले नहीं पढ़ते थे। इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं, अब उसमें टर्म्स है, रेपो रेट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, तो कुछ जब टर्म्स ही नहीं पता है तो समझ कैसे आएगा आर्टिकल। इसीलिए एक बेसिक फाउंडेशन जब आपका बन जाए, जैसे आपने मान लीजिए 2-3 महीने एनसीईआरटी पढ़ ली, बेसिक चीज़ें आपको इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की पता हो गई। जैसे थोड़े दिनों पहले हिंदू में एक आर्टिकल निकला था इंडिया रशिया रिलेशंस या 2 कंट्रीज के रिलेशंस पे, तो जब आपको एक बेसिक बैकग्राउंड पता है तो आपको न्यूज़पेपर ज़्यादा बेटर समझ आएगा। आप इसमें ये कर सकती हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, भले ही पहले कुछ समझ ना आए। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद किसी ऑनलाइन वेबसाइट में आप उसकी समरी देख लीजिए। जैसे एक मैं देखती थी अंडर 10 मिनट्स में हिंदू को एक्सप्लेन कर देते थे एक वीडियो में, तो मुझे पढ़ते टाइम तो नहीं समझ आया, पर मैंने जब वीडियो देख लिया तो मुझे वो समझ आ गया। या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे उससे संबंधित, जैसे हमास इजराइल है, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, यूट्यूब पे आप देख लीजिए हमास इजराइल हिस्ट्री, तो एक हिंदी में बहुत सिंपल भाषा में आपको वीडियो दिखा देगा, तो आपको एक बैकग्राउंड पता चल जाएगा, अच्छा कब से इजराइल हमास का इशू चल रहा है, क्या है। फिर जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है यूट्यूब की मदद से उस टॉपिक पे और डीपर अंडरस्टैंडिंग लेने का। मैम, सफलता अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर भी आती है, आपने उसको कैसे फेस किया? आप मेरे इंटरव्यू पैनल के एक्सपर्ट हैं। नहीं मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे जीवन में कुछ कभी कभी ऐसा दौर भी आ जाता है कि हम उसको फेस नहीं कर पाते, तो उस स्थिति में हमको कैसे तैयार रहना चाहिए? आपको क्या लगता है आप कैसे करते हैं, आप बताइए। मैं तो सो जाता हूँ। मैं देखिए, आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम राज बुंदेली है। राज बुंदेली। राज? यस मैम। वो नाम तो सुना ही होगा वाला राज। नहीं मैम। अच्छा। अकॉर्डिंग टू संस्कृत लैंग्वेज इट मीन्स द किंग। ओके, ठीक है। देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये तो लाइफ पे बेस्ड है। जब भी हम, अभी आप आईएएस, जब मैं आईएएस एस्पिरेंट थी तब भी बहुत सारी मुश्किलें आती थी, परिस्थितियां होती थी। जब हम आईएएस बन गए तब भी हर दिन ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब बहुत मुश्किल लगता है। उसी में फिर आपका इनर एनर्जी जो है वो फिर डिसाइड करती है कि आप कैसे उसको फेस कर पा रहे हैं सिचुएशन को। जैसे आपने बोला कि हम सो जाते हैं जब भी कुछ ऐसा होता है, तो सोने से क्या होता है कि माइंड वहां से हट गया,
तो फॉर द टाइम बिंग वो चीज़ जो दिमाग में चली जा रही थी चैटर चैटर चैटर, वो हट गया, और सो के जब आप उठे तो आप रिफ्रेश्ड हैं, हो सकता है आपको नए आइडिया आए और वो जो चीज़ टेंशन दे रही थी वो ना हो। तो ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली बहुत सारी, देखिए, टेक्निक्स को बताने को तो बहुत टेक्निक्स हो सकती हैं। आप अच्छे अच्छे लोगों का बातें सुनिए, कुछ लोग फॉलो करते हैं बड़े बड़े लोगों को, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं। ये सब टेक्निक्स हैं जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है, आपकी इनर स्ट्रेंथ को एनहांस करती है। आजकल जो मैंने देखा है, और अभी थोड़े दिनों पहले कानपुर में, चूंकि मैं हूं, तो आईआईटी कानपुर के एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, और वो स्टूडेंट बहुत ब्राइट था, जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, वो काफ़ी एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट था, पर परिस्थितियों में गिव अप करके उसने अपने आप को फांसी लगा ली। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छा कर रहे हैं एकेडमिकली, छोटी छोटी परिस्थितियों से गिव अप कर दे रहे हैं? और इसका एकमात्र कारण ये है कि हम लोग बहुत इजीली बाहर की चीज़ों से अफेक्टेड हो जा रहे हैं, और अपने इनर पीस को, अपने इनर कॉन्शियस को अफेक्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे एकेडमिकली हो जा रहे हैं, पर अपने स्ट्रेंथ पे, इनर स्ट्रेंथ पे हम काम नहीं कर रहे हैं। अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो हेल्दी माइंड बनाने के लिए, आपको काम करना पड़ता है। देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा ही नहीं लिखा है, आपका तो नाम संस्कृत से डिराइव्ड है, कि योगा, मेडिटेशन, ये सब क्यों होता है? ये सब से आपको लग रहा है कि ध्यान करके आप मेंटली स्ट्रांग बनते हो। और वैसे तो सब, जब सामान्य चल रहा है तो हम सब बहुत आराम से, जब कोविड आया सब कुछ बहुत सामान्य चल रहा था, पर कोविड आया, सब कुछ उथल पुथल हो गया। उसमें जो मेंटली स्ट्रांग आप होंगे, तो आप अपने सामने, कोविड में मैं आपको बताती हूँ, कोविड में मैं सीडीओ कानपुर देहात थी और मेरी पंचायत इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी। पंचायत, कोविड की सेकेंड वेव की बात कर रही हूँ, जब डेथ रेट बहुत ज्यादा था, और पंचायत चुनाव में मेरे सामने, आंखों के सामने लोगों की डेथ हो रही थी, क्योंकि पंचायत चुनाव में ड्यूटी भी करनी थी, पंचायत इलेक्शंस भी कराने थे, लोगों के घर परिवार के, मतलब ऐसा कोई फैमिली नहीं थी जिसमें कोई ना कोई किसी रिलेटिव की डेथ ना हुई हो, लेकिन लोगों को अपनी ड्यूटी भी करनी थी। तो ऐसा टाइम हम सब ने देखा है, और ये हम सब ने फेस किया है कोविड के टाइम। तो उस समय हम लोगों ने, किसी को खोने से बड़ा तो कोई दर्द नहीं होता, किसी लव्ड वन को खोने से। जब वो टाइम पे फिर हम क्या करते थे, फिर अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करते थे, अंदर झांकते थे। वैसे हम बाहर देखते रहते हैं, बट वी हैव टू लुक इनसाइड। तो आप जो बात बोल रहे हो, ये यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है। अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा, कि बहुत ऐसे टाइम्स होंगे जब हम लोग एकदम गिव अप कर देंगे सिचुएशन में, और एक्सट्रीम चीजें सोचेंगे। जैसे सुसाइड एक एक्सट्रीम स्टेप होता है, उसके लिए अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना जरूरी है। ये सोचना जरूरी है, जो है ये क्षणिक है, एंड दिस विल ऑल्सो पास। तो जब हम ये सोचेंगे कि कोई चीज परमानेंट नहीं होती है, नथिंग इज द एंड, इट इज ओनली अ बेंड। कोविड आया, बीत गया, हम लोग आज हैं बैठे यहाँ पे, तो इट वॉज नॉट द एंड। एक समय पे लग रहा था खत्म हो गई दुनिया, बट वॉज इट द एंड? इट वॉज नॉट द एंड, इट वॉज जस्ट अ बेंड, एक मोड़ था। इसी तरह लाइफ में अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है, मेरा IIT JEE में सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने बहुत पढ़ाई की थी 12th में, और मैं टॉपर थी 10th 12th की, और मैं IIT JEE के लिए क्लास 8 से पढ़ाई कर रही थी, और मैं 8, 9, 10th, 11th सिर्फ मेरे दिमाग में मुझे IT क्रैक करना है। मेरा IIT JEE में एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में नाम आया था, रैंक में नाम नहीं आया था। और जिस दिन IT का रिजल्ट आया था सामने कि नॉट क्वालिफाइड, मुझे लगा वो मेरी लाइफ का एंड है। मतलब इतना ज्यादा मैं उससे डिसअपॉइंटेड हो गई थी। धीरे धीरे अंदर से आवाज आई कि ठीक है, IT में नहीं हुआ, आगे कुछ और बेटर होगा, इससे भी बेटर कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि किसी और को नहीं प्रूव करना होता है, अपने आप को प्रूव करना होता है। एक चीज और है, कई बार ये चीज इसलिए होती है बिकॉज हम कंपेयर करते रहते हैं साथ में। You should never compare yourself with anyone else, because whenever you compare yourself with anyone else, you are degrading yourself. आप खुद की बेइज्जती कर रहे हैं अगर आप किसी और से कंपेयर क्या करना चाहिए? कंपेयर योर करंट परफॉर्मेंस विथ योर प्रीवियस परफॉर्मेंस। आज की परफॉर्मेंस को कल से कंपेयर करिए, कल मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूं, कल मैं कैसा हूंगा। बट किसी और से कंपेयर करेंगे तो हम क्योंकि मैं करती थी ये काम, जब हम कंपेयर करेंगे तो हम हमेशा दुखी होंगे, डिमोटिवेटेड होंगे। तो दिस इज व्हाट आई कुड। थैंक यू मैम। हाँ, आपके सवाल के पहले किसी ने पूछा है शॉर्ट नोट्स कब बनाएं, कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं। शॉर्ट ये किसने पूछा है, एक बार मैं जान सकती हूँ? शॉर्ट नोट्स से आपका क्या आशय है, मतलब बुक्स के नोट्स या किस चीज के नोट्स? अभी किसी और ने पूछा था, मैंने वही जवाब दिया था कि शॉर्ट नोट्स का एक तरीका होता है कि कीवर्ड्स हम निकालें। आपके पास एक पूरा पन्ना लिखा होगा और उस पन्ने में 5-6 शब्द होंगे जो काम के होंगे, तो कीवर्ड्स निकालिए। जैसे अगर इसका कोई एग्जाम्पल मैं दे पाऊं,
जैसे मान लीजिए आप चलिए इकोनॉमी में तो नोट्स बनाना आसान है, अगर आप इंडियन सोसाइटी का कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें काफ़ी लंबे चैप्टर्स होते हैं। इकोनॉमी में तो है कि की टर्म्स हैं, आप बना लोगे, डेफिनेशन पढ़ लोगे, बट कोई सोसाइटी का आप पढ़ रहे हैं या एथिक्स में कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें आप पढ़िए, समझ लीजिए क्या है और उसके सिर्फ कीवर्ड्स याद रखिए। जब आप कीवर्ड्स याद रखेंगे तो 10 पन्ने की चीज़ आप 2 पन्ने में आप उसको कंपाइल कर लेंगे। बस इतना होना चाहिए कि वो कीवर्ड पढ़ के आपको याद आ जाएगी बाकी क्या कहानी थी। तो वो जब आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वो आएगा। एक माइक आप ले लीजिए या तेज बोलिए। मैम, जैसे हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया अपनी जर्नी, तो कब से हम लोग को शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करना चाहिए? आप अभी से शुरू कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाइए। एनसीईआरटी के इतने अच्छे शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं कि पूरी किताब आपकी 1 पन्ने में आ जाए या 2 पन्ने में आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी की पतली पतली किताबें होती हैं। तो हर चैप्टर में आपके 5-7 कीवर्ड्स निकलेंगे। तो आप जैसे पढ़ाई शुरू किए हैं, ये तो पढ़ाई का एक टेक्निक है। नोट्स क्या है? नोट्स मेकिंग तो एक टेक्निक है पढ़ाई को आसान करने की। तो आप अभी से बनाना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। मेंस के लिए आंसर प्रैक्टिस, जब आपने मेंस की तैयारी शुरू कर दी है तो फिर आपको आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। आप जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसके आप आंसर लिखना शुरू करिए। आंसर का एक स्ट्रक्चर फॉलो करिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। और इंट्रोडक्शन में मतलब ये एक स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ। देखिए, ये आपको मैं बताती हूँ, कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता। शुरू में जब मैंने आंसर लिखना शुरू किया था तो बहुत गंदे आंसर्स लिखते थे और बाकी लोगों का जब देखते थे तो बहुत गंदा लगता था कि अरे इसने इतने अच्छे आंसर लिखे हैं, मॉडल आंसर जो ऑनलाइन पढ़े रहते हैं, और हमारे आंसर्स बहुत बेकार होते थे। पर धीरे धीरे मैंने देखा कि जब मुझे समझ आने लगा कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, जैसे यूपीएससी आप सवाल पढ़ेंगे तो उस टेल वर्ड होता है ना, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली कमेंट, कुछ बड़ा सा स्टेटमेंट होगा, फिर होगा क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली कमेंट, इलस्ट्रेट, डिस्कस। तो वो टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। एक जनरल बॉडी, एक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर कोई पर्टिकुलर सवाल है तो मैं उसमें आपको बता सकती हूँ आप किस तरीके से उसका आंसर लिखिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है कोई भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप बताइए, तो उसका मैं बताऊं कि इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज इन जनरल मान लीजिए यही चल रहा है आपका, मान लीजिए अभी ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो ये न्यूज़ आई। अब इस पे कोई आंसर आता है कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो इस पे इंडिया के लिए क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं। इसके आंसर में आपको पहले एक इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज हैं, इनका क्या रिलेशन रहा है, ट्राइलैटरल। बॉडी में आपको लिखना चाहिए कि ईरान ने पाकिस्तान पे क्यों अटैक किया, वहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके हाइडआउट्स थी, पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री रही है टेररिज्म की। आप पॉइंट वाइज इसको लिखिए, इंडिया का इसमें क्या स्टैंड होना चाहिए, इंडिया को ईरान के साथ कैसे बात करना चाहिए। और कंक्लूजन में आप एक इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर कल को आप एक डिप्लोमैट बनते हैं तो आपको इंडिया के इंटरेस्ट को आगे रखना है, तो कंक्लूजन में आप इंडिया का इंटरेस्ट रखिए कि इंडिया को इस मौके पे यूएन या ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था पे ये पॉइंट उठाना चाहिए कि पाकिस्तान एक हार्बर बना हुआ है टेररिज्म का, और जब तक टेररिज्म के खिलाफ सब लोग यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। तो एक जनरल एक स्ट्रक्चर हो सकता है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का, आंसर का। मैम, जैसे YouTube पे हम देखें तो बहुत सारे टीचर्स और टॉपर्स भी कहते हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो तैयारी से ही शुरू हो जाती है, और घर वाले भी अलग से समझाते हैं कि बहुत ज़्यादा सामाजिक होना, सोशलाइज होना ठीक नहीं है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैम, उन क्या आदतें हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं? वो जो घर वाले समझाते हैं कि सोशलाइज होना ठीक नहीं है या सोशल मीडिया से आप हट जाओ, उसका सिर्फ ये कारण होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। देखिए, डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा फैक्टर है कि हम फोकस, वो आप पूछ रहे थे, फोकस नहीं हो पाते हैं हम, वो इसलिए हो पाते कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बेसिकली देखिए, डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, इसमें मैं छोटी सी आपको अगर एक एनेक्डोट समझाऊं तो ये है कि हम डिस्ट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता। मतलब अगर डिस्ट्रैक्ट आप हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे आप हैं या इंस्टाग्राम पे आप हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते आपने थोड़ी देर के लिए इंस्टाग्राम खोल लिया, कुछ रील्स देख ली, तो उस समय कुछ समझ नहीं आएगा। 15 मिनट ही तो देखा, आधे घंटे तो देखा, पूरे दिन तो पढ़ रहे हैं 24 घंटे, उसमें आधे घंटे देख लिया तो क्या हो गया। इमेजिन करिए ये आपने आधे घंटे इंस्टाग्राम की रील्स देखी और आपने हाथ में एक स्मार्ट वॉच लगाई हुई है और एकदम से एक अलार्म बजा, बीप 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 बीप, आपने अपने प्रीलिम्स में 5 नंबर कम कर लिए। जस्ट इमेजिन कि ये इंस्टाग्राम देखने के बाद आया, तो फिर आपको डर लगेगा एकदम से कि अरे मैंने अपने प्रीलिम्स में 5 नंबर कम कर लिए। सो आपको डिस्ट्रैक्शन का इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा।
होता क्या है, एक किताब मैंने पढ़ी कंपाउंड इफेक्ट, कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं और एंड में उसका कंपाउंड इफेक्ट ये होता है कि हम काफी टाइम बर्बाद कर चुके होते हैं। तो बेस्ट ये है कि अपने आप को, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मिनिमम डिस्ट्रैक्शन अपने आसपास रखें। सोशलाइजेशन अच्छी बात है, सोशलाइजेशन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जैसा किसी ने पूछा, फ्रेंड सर्कल या स्टडी सर्कल ऐसा बनाएं जिसमें आपका वैल्यू एनहांसमेंट हो, आपसे बेटर लोग हों, आप भी बेटर हो पाएं, आप भी बेटर सीख पाएं, ताकि आपके, देखिए जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके दिमाग में दिन रात सोते जगते यूपीएससी चलना चाहिए, क्योंकि वही आपका लक्ष्य है उस दौरान। इसीलिए बेटर है कि मिनिमम डिस्ट्रैक्शन रखें, सोशलाइजेशन एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव आप रखें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके राह से आपको हटा रहा है वो सोशलाइजेशन तो कोई फिर फायदा नहीं है उसका। मैम वो क्या आदतें हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि ट्रेनिंग आपकी तैयारी से शुरू होती है, तो क्या आदतें हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं? डेली लाइफ में आप शामिल कर सकते हैं, वो हो सकता है एक बेटर टाइम टेबल। जैसे कुछ लोग कहते हैं, अगर आप लोगों ने किताब पढ़ी होगी द 5 AM क्लब की, सुबह जल्दी उठ के अगर हम लोग अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। आदतें टोटली डिपेंड करती है कि आपके लिए क्या वर्क करता है। वो अर्ली राइजिंग हो सकता है, वो रेगुलर मेडिटेशन हो सकता है, वो अच्छा टाइम टेबल हो सकता है। और एक किताब मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, आजकल मैं किताबें थोड़ा पढ़ रही हूँ, तो उसमें हैबिट फॉर्मेशन पे बोला गया, एटॉमिक हैबिट्स किताब का नाम है, जेम्स क्लियर की। आप अच्छी हैबिट, आपने बोला अच्छी आदतें कौन से लाएं, आप अच्छी हैबिट्स बनाइए कि मुझे डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहना है और जो टाइम आज मैंने टारगेट बनाया उतना मुझे पूरा करना है। तो अगर अपने सामने टाइम टेबल रहे, एक फोकस रहे, एक डेडलाइन रहे, तो अपने आप अच्छी आदतें बन जाती हैं। मैम जैसे अभी मान लीजिए हम लोग सिलेबस अपना कवर कर रहे हैं और हम ऐसी साइड में किताबें पढ़ना चाहें, तो वो कहीं ना कहीं एक दिमाग में आता है कि यार 1 घंटे ये पढ़ा और शायद सिलेबस पढ़ लिया होता तो कुछ क्वेश्चन और बन जाते। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए कि ये भी किताबें हम साइड बाय साइड पढ़ते रहें और उसका इफेक्ट हमारे डेली टाइम टेबल पे ना पड़े? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि नॉन एकेडमिक किताबें जो आपकी सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। यस। देखिए, इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जब अपना डेली टारगेट्स बनाएंगे, जैसे मैं तैयारी के दौरान मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी, स्वामी विवेकानंद की पढ़ी थी, उनकी बायोग्राफी, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पढ़ी थी। छोटी छोटी किताबें थी वो। पर मैं ये करती थी कि अपना डेली टारगेट मैंने, मान लीजिए आज बनाया है कि मुझे लक्ष्मीकांत में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 2 चैप्टर मान लीजिए आज खत्म करना है, तो पहले मैं वो खत्म कर लेती थी। फिर माइंड रिलैक्स करने के लिए हम कुछ ना कुछ तो करते हैं, हम टीवी देखते हैं या बाहर घूमने जाते हैं या बात करते हैं घर वालों से। तो जब आप रिलैक्सेशन ऑफ माइंड करना चाहें तब आप कोई और किताब उठा के 1-2 पन्ना 3 पन्ना पढ़ सकते हैं। वो आपका मतलब एक सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशन हो सकता है। थैंक यू। इन्होंने पूछा है कि जब हम मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं तो कई क्वेश्चंस में गलत चूज कर लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कैसे अटेम्प्ट करें। जो भी प्रीलिम्स के गाइडेंस का बात हो रही थी, प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम की, उसको आप जरूर ज्वाइन करके एक बार देखिए कि आपको फायदा उससे मिलेगा। अच्छा, मुझे बताया गया है कि उसमें अखिल सर ने डिटेल में प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, तो आप एक बार देखिए, क्योंकि देखिए एक प्रीलिम्स भी एक तरह का ना एक माइंड कंडीशनिंग है। जितना हम लोग इस ब्रेन को कंडीशन करेंगे उतना ही हम बेटर होंगे एमसीक्यूज करने में। एमसीक्यूज ऐसे आप करने बैठें और 1-1.5 महीने मॉक के बाद बैठें तो आप देखेंगे कि आपके मार्क्स में 10 गुना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। जब मैंने पहला प्रीलिम्स दिया और मैंने जब 15-20 मॉक्स के बाद दिया तो मेरे मार्क्स में बहुत गुना एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो गया था, क्योंकि ब्रेन कंडीशन हो जाता है ऑप्शंस देख के एलिमिनेट करने का। प्रीलिम्स में कई तरह के क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आप पहली बार देखेंगी और आप सही ऑप्शन टिक कर देंगी। उन क्वेश्चंस को पहले गो में अटेम्प्ट करिए, OMR पे भर दीजिए। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें उस टॉपिक के बारे में आपको पता है पर ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा। उसके लिए आपको इंटेलिजेंट गेस मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगी तो शायद कट ऑफ से नीचे रह जाएं। तो उसके लिए इंटेलिजेंट गेस आपको मारना पड़ेगा कि ठीक है क्या बेस्ट क्लोजेस्ट पॉसिबल हो सकता है मेरे हिसाब से। सेकंड नंबर पे आता है इंटेलिजेंट गेस मारिए। तीसरा आता है जिसके बारे में कुछ नहीं पता है, उसको छोड़ना ही सबसे अच्छा स्टेप होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ये 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस मैंने अपने दिमाग में बनाए थे कि मैं ऐसे करूंगी जब अपना प्रीलिम्स दूंगी। आप अपना तरीका बना सकती हैं, पर प्रीलिम्स का मुझे सिर्फ एक ही सूत्र समझ आया उसका कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है।
एक चीज़ और है, कुछ एरियाज हो सकते हैं जिसमें आप स्ट्रांग हो। मान लीजिए आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी स्ट्रांग है, आपका आर्ट एंड कल्चर स्ट्रांग है, तो कोशिश करिए उसके क्वेश्चंस आप 100% अटेम्प्ट कर पाएं। मेरा इकोनॉमी वीक था तो मैं कोशिश करती थी, अगर इकोनॉमी में चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो मैं उसको फिर छोड़ देती थी। तो आपके यू हैव टू प्ले, इट्स लाइक अ गेम, आपको प्ले करना पड़ेगा अपने स्ट्रेंथ्स पे, जो आपकी ताकत है उस पर आप खेलिए और उसमें फिर गलती मत करिए, उसमें सिली मिस्टेक का फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जो आपकी स्ट्रेंथ एरियाज हैं उन पे प्ले करिए और जो वीक एरियाज हैं उनको आप अगर टाइम नहीं परमिट करता है तो आप छोड़ सकती हैं। मैम, पढ़ाई के समय डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, 10 मिनट की स्टडी के बाद मन भागता है, कैसे फोकस करें? कौन है जिसका मन भाग रहा है और कहाँ भाग रहा है? मैं जानना चाहूंगी मन कहाँ हाँ बताइए, मन कहाँ भागता है? क्या चीज? क्या चाय पीना? मैम पढ़ने का मन नहीं करता है, फिर 10 मिनट पढ़ते हैं उसके बाद मन करता है कि बाहर घूम आए या दोस्तों से मिल लें या रेस्ट कर लें, ऐसा होता है। उसके बाद तो फिर आके आप पढ़ाई करते ही है ना? टाइम निकल जाता है, फिर कितना देर पढ़ते हैं पता नहीं चलता है, कितनी देर पढ़ाई करते हैं पता नहीं चलता है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। ओके, नहीं ठीक है। ये अगेन हमारा ह्यूमन ब्रेन, कहीं स्टडी में मैंने पढ़ा था कि 40-50 मिनट तक कंसंट्रेशन रह सकता है, उसके बाद सबका भागता है, आपका 10 मिनट बाद भागता होगा। पर देखिए, जो अभी उन्होंने पूछा था कि डिस्ट्रैक्शन और सोशलाइजेशन सब चीज़ों पे, हमारा माइंड या हमारा ह्यूमन बॉडी ऐसी बनी है कि हम हमेशा ह्यूमन ब्रेन ऐसा बना है, हम हमेशा आसान चीज़ चुनते हैं, आसान रास्ता की, आसान उसकी तरफ, राह की तरफ भागते हैं। और आसान चीज़ क्या है? घूमना फिरना, रिलैक्स करना, एंजॉय करना। पढ़ाई तो हमें मुश्किल लगता है, हमें बर्डन लगता है, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। पर प्रिपरेशन के दौरान, जो मैंने पहले भी बोला है कि आपकी पढ़ाई की क्षमता के साथ साथ आपका मेंटल टफनेस भी जज होता है। कोई नहीं बना है, कोई पैदा होके नहीं ऐसा बना है कि वो आराम से बैठ के पूरे आराम से पढ़े और वो बिल्कुल बोर ना हो या बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो या बिल्कुल कहीं जाने का मन ना करे। हर किसी का करता है, जो टॉपर्स हैं उनका भी जो टॉपर हो गए हैं आज उनका भी करता था। लेकिन वही तो फर्क होता है फिर एक सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट में कि कितना आप अपने आप को फोकस रख पा रहे हैं। एक एग्जांपल सुनाती हूँ। एक मोहम्मद अली बहुत बड़े बॉक्सर थे, बहुत अच्छी, उनका बहुत नाम था बॉक्सिंग में, तो खूब बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते थे, खूब करते थे, दिन भर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर जब वो थक जाते थे तो वो बैठते थे और वो सोचते थे कि अब मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा। तो वो सोचते थे इस समय भी वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होगा मेरा प्रतिद्वंदी, तो चलो मैं भी कर लूं। फिर वो बॉक्सिंग उठ के करने लगते थे, फिर किया, घंटों किया, फिर पसीने पसीने हो गए। फिर वो बैठते थे और सोचते थे अब मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा। तो वो सोचते थे अब वो भी थक गया होगा और अब वो रेस्ट करने गया होगा, आराम करने गया होगा, तो अब मैं और बॉक्सिंग कर लूं ताकि मैं उससे आगे निकल जाऊं। तो जब भी हमारा मन, अल्टीमेटली हम जितना भी बोलें, 3 इडियट्स में बोला गया है लाइफ इज नॉट अ रेस और वी शुड कैच एक्सेलेंस, सब कुछ ठीक है, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है। आपके साथ आपके अगल बगल आगे पीछे इस रूम में बैठे हुए सब लोग एग्जाम देंगे, सब लोग पढ़ाई करेंगे, सब लोग नोट्स बनाएंगे, सब लोग बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आपका सिलेक्शन यूपीएससी क्यों करेगा जब तक उसमें आप में ये बात नहीं होगी कि मैं अपने अंदर की इस वीकनेस को ओवरकम करके अपना टारगेट पूरा कर लूं। और ऐसा अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाइएगा कि 16 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है। घंटों से टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम आप कितने घंटे पढ़ती थी, कितना घंटे पढ़ना पड़ता है यूपीएससी के लिए। घंटों से मतलब नहीं है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बस 1 घंटे पढ़ लिया खत्म। मेन चीज ये है कि आपने अपने लिए क्या टारगेट बनाया है। आपने अगर आप आज का टारगेट बनाया कि मुझे ज्योग्राफी के 2 चैप्टर, पॉलिटी का 1 चैप्टर, 1 न्यूज़पेपर पढ़ना है, इतना आप अपना छोटा सा टारगेट बनाइए। वो चाहे आपको 2 घंटे में खत्म हो, चाहे उसके लिए 20 घंटे लगे, उतना खत्म करके ही सोना चाहिए, ताकि आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग आए कि मैंने अपना आज का टारगेट पूरा किया। और देखिए, टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच बनाना पड़ता है। आज आईएएस बन के भी हमें टारगेट्स मिलते हैं कि हमें जनपद में हेल्थ रैंकिंग को इतना करना है, इतने लोगों को आयुष्मान कार्ड से आच्छादित करना है, इतने लोगों के लिए शौचालय बनवाना है, इतने गरीब परिवारों के लिए आवास बनाना है। तो टारगेट्स के बिना तो आप डायरेक्शनलेस घूमते रहेंगे ना, तो टारगेट्स तो आपको भी बनाना पड़ेगा। किसी ने बहुत अच्छी बात की, और दिस प्रिपरेशन इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग।
जो टारगेट आज आप अपनी पढ़ाई के चैप्टर्स का बना रहे हैं, कल आप अपने जिले के लिए बनाएंगे। तो आपको अपना डेली टारगेट बनाना चाहिए और वो टारगेट को खत्म करना चाहिए। और जब मन इधर उधर भागे तो यही समझाना चाहिए कि अगर मैंने सोचा है आईएएस बनने का, तो मेरे साथ के लोग जब बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं और वो मुझसे मतलब कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ समझाना है अपने आप को और फोकस होके बैठना है। मैम ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि ये यूपीएससी में मैं आपको बताती हूँ और आप ये फेस करेंगे जब आप तैयारी में अपने आगे पहुंचेंगे। जब आप यूपीएससी के मेंस के लिए बैठेंगे या आप मॉक के लिए बैठेंगे, आप प्रश्न पढ़ेंगे और कई बार माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है कि इसमें क्या लिखें, कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें और एंड कहाँ करें। और ये यूपीएससी के कई प्रश्नों में होता है, ऐसे में भी होता है। उसके लिए जो इन्होंने पूछा था कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए आंसर राइटिंग का, और मैंने बताया था कि एक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। पहले तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको देखना चाहिए वो एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है एग्जामिनर। अगर वो क्रिटिकली एनालाइज पूछ रहा है, मतलब मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट लिखना है। अगर वो डिस्कस पूछ रहा है तो मुझे उसका व्याख्यान डिटेल में करना है। पहले क्वेश्चन का डिमांड समझिए, उसके बाद मन में 15 सेकंड के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाइए कि मैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इसका परिचय दूंगा, फिर मैं बॉडी में पॉइंट वाइज लिखना है या पैराग्राफ में लिखना है, जैसे भी, उसमें मैं ये पॉइंट सोचिए। हमारा दिमाग पॉइंट्स में, पैराग्राफ में नहीं सोच सकता, हमारा दिमाग पॉइंट्स में सोचता है। पॉइंट्स में सोचिए कि मैं बॉडी में क्या लिखूंगा। कंक्लूजन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रखिए, हमेशा पॉजिटिव रखिए। कई बार हम लोग बड़े नेगेटिव हो जाते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, और कोविड, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट इन इंडिया पे कोई प्रश्न आता है कि कोविड की वैक्सीन डेवलप की गई, उस पर कुछ लिखना है, तो आप कंक्लूजन में पॉजिटिव लिखिए कि कोवैक्सीन इंडिया ने डेवलप की थी, आगे आने वाले समय में इंडिया में रिसर्च जारी है, ताकि ऐसे आगे और अगर कोविड के वेरिएंट या और कोई बीमारी आती हैं तो आईसीएमआर और अच्छी वैक्सीन डेवलप कर सकता है। तो अपने अप्रोच को पॉजिटिव रखिए। आप कल को डीएम बन के बैठेंगी, बहुत सारी नेगेटिव चीजें लोग आएंगे, बहुत सारी शिकायतें लेके लोग आएंगे, जमीन पे कब्जा हो गया, मेड़बंदी गलत हो गई, बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है जिले में, नालियां कवर्ड नहीं है। अगर आप भी नेगेटिव हो जाएंगी कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो फिर काम जिला नहीं चल पाएगा। इसीलिए वही आपको अपने आंसर में लिखना पड़ेगा कि कंक्लूजन पॉजिटिव रखिए, और कुछ ना समझ आए तो संविधान को याद करिए। संविधान की जो प्रस्तावना है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें आपको सब अच्छे इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगे, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, समता, समरसता, सब मिलेगा आपको, और उन टर्म्स को याद रख के अपने आंसर्स में उसकी झलक देने की कोशिश करिए। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका हो सकता है आंसर राइटिंग का, और डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स यूज करिए। मैम मेरा सवाल ये है कि कोचिंग वाले कहते हैं कि मेरे क्लास नोट्स के अलावा और कुछ मत पढ़िए, लेकिन टॉपर्स कहता है कि ऑथेंटिक नोट्स ही पढ़ना, ऑथेंटिक बुक्स ही पढ़ना चाहिए, तो इसमें क्या चूज किया जाए? आप एक सेकंड, आपका एक, मैं ये सवाल पढ़ी थी तो मैं आपका डिटेल में नहीं सुन पाई, क्या बोले थे आप? कोचिंग वाले क्या कहते हैं? कोचिंग वाले हमेशा कहते हैं कि मेरे नोट्स के अलावा और कुछ मत पढ़िए। हाँ, और हर टॉपर कहता है कि ऑथेंटिक्स बुक ही पढ़िए। अच्छा, ओके। जल में रह के आप मगर से वैर कर रहे हैं, कोचिंग में खड़े होके आप बोल रहे हैं कोचिंग वाले कहते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है मैम। देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा है, जब भी आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अपना बेस्ट, जो उन्होंने कई जगह से पढ़ा होगा, उसका निचोड़ आपको देंगे। जैसे अगर अकेले मैं पढ़ रही हूँ तो शायद मैं इंडियन इकोनॉमी में एनसीईआरटी पढ़ पाऊँ, रमेश सिन्हा की किताब पढ़ पाऊँ, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ पाऊँ। पर अगर कोई इकोनॉमी की ट्रेंड फैकल्टी है जो कोचिंग में पढ़ा रही है, तो वो कई सोर्सेज से पढ़ के उन्होंने पूरा टाइम लगाया है, क्योंकि वो पूरे टाइम यही कर रहे हैं, क्योंकि वो कोचिंग में आपको पढ़ाने आए हैं, तो वो कई जगह के सोर्सेज का बेस्ट मटेरियल आपको देंगे। तो इसका मुझे एक चीज समझ आ रहा है जो आपने पूछा है, अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं और उसके नोट्स आप नोट डाउन करते हैं क्लास में जो फैकल्टी पढ़ा रही है, तो वो नोट्स आप रखिए, आप पढ़िए, उसमें आपको कई बुक्स का निचोड़ मिल जाएगा।
एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसका तो कोई विकल्प नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि कोचिंग के नोट्स में सभी टॉपिक्स कवर हो जा रहे हैं, जिसके लिए आपको अलग से रमेश सिन्हा की किताब या और कोई किताब नहीं पढ़ना पड़ रहा है, तो आप अपने नोट्स को, कोचिंग के नोट्स को मास्टर नोट्स बनाइए। और देखिए, रोज कोचिंग वाले या कोचिंग की फैकल्टी आपको अखबार पढ़ाने नहीं आएगी। आज उन्होंने बता दिया रेपो रेट ये है, कल परसों फिर चेंज होगा, तो फिर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो अपने नोट्स में आप ऐड करते जाइए। तो आपके पास एक बहुत सुंदर मिश्रण हो जाएगा कि जिसमें आपको मतलब अच्छे नोट्स मिल गए किसी अच्छी फैकल्टी के, पर इसमें आपने अपना वैल्यू एडिशन भी कर लिया, अपनी करंट अफेयर्स की चीजें भी ऐड कर ली, और वो फिर आपका मास्टर नोट्स बन जाएगा जो आपके लिए इंडिविजुअल होगा और आप उसको रिवाइज करेंगे। किसी ने पूछा है कि मेंस में भाषा का पेपर कैसे पास करें जिसका इंग्लिश कमजोर हो है। जो मेंस में इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है, वो अगर आप लोगों ने देखा होगा किसी ने, तो उसमें एक बहुत सेट पैटर्न होता है, और उसको अगर आप 4, 5, 6 साल के भी इंग्लिश पेपर्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो 10th तक इंग्लिश हम सभी पढ़ते हैं, 10th 11th तक की बेसिक इंग्लिश हम कर सकते हैं। और जैसा मैंने बोला, इंग्लिश की बेसिक नॉलेज पीछे किसी ने पूछा था, वो आनी चाहिए हम लोग को। आज के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी एक बेसिक स्पोकन इंग्लिश आनी चाहिए। तो अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा अगर आप कमज़ोर हैं तो कोई क्लास अटेंड कर लीजिए, जिससे आपकी इंग्लिश एक इतने लेवल तक पहुंच जाए कि आप वो पेपर क्वालिफाई कर पाएं। और किसी को कुछ पूछना है? बस एक रिक्वेस्ट है मैम से कि जब भी प्रयागराज में पदार्पण हो आपका किसी बहाने, तो कुछ समय हमारे विद्यार्थियों को दे दिया करें ऐसे। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बस एक बात, देखिए, ऑलमोस्ट 11:30 से 1:30 मैंने 2 घंटा आप लोगों का काफ़ी वैल्यूएबल लिया, पर मुझे आशा है कि आप लोगों की कुछ क्लैरिटी हुई होगी, कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। जब मैं तैयारी कर रही थी तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स, जिस पे आज शायद मैं हंस रही होंगी, मेरे मन में भी आते थे। और ऐसे डाउट्स आना स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल अनचार्टेड वाटर्स में चल रहे होते हैं, एकदम अननोन अनसर्टेन टेरिटरी में होते हैं, जिसमें हमें नहीं पता होता है कि आगे आने वाले टाइम पे हमारे लिए क्या लिखा है। इस एग्जाम का सबसे बड़ा डर अगर मैं कहूँ तो वो एक शब्द में है, अनसर्टेनिटी। बिल्कुल अनसर्टेनिटी होती है कि होगा नहीं होगा, दें कि ना दें, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। तो ये बहुत अनसर्टेन एग्जाम है, और किसी के लिए भी, मेरे लिए, आपके लिए, किसी भी नॉर्मल एक स्टूडेंट के लिए मेंटली बहुत चैलेंजिंग और टैक्सिंग होगा। आप देखिए, आज जब मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ तो शायद वो मैं नहीं बोल रही हूँ कि बंद कमरों में मैं भी बहुत टाइम रोई थी, मैंने भी बहुत बार किताबें पटकी थी कि नहीं होगा, मेरा भी बहुत बार गिव अप करने का मन किया था। वो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सक्सेस दिखती है, बट सक्सेस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। पूरा आइसबर्ग तो नीचे होता है, उसके पहले की जो इतने सालों की मेहनत है और इतने फेलियर्स हैं, वो हमें नहीं दिखता है। तो आप सब लोग अगर फेल हो रहे हैं, अगर उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अगर मॉक पेपर्स में अच्छी रैंक नहीं आ रही है, अच्छे आंसर्स नहीं लिख पा रहे हैं, न्यूज़पेपर समझ नहीं आ रहा है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये बहुत नॉर्मल है। ये बिल्कुल भी अबनॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपका पोटेंशियल कम है। और मैं जब आप आज एज IAS ऑफिसर के 6 साल के सर्विस करने के बाद मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि ये सर्विस में भी आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे, और शायद अभी लग रहा होगा कि वो जर्नी डिफिकल्ट है, ये जर्नी भी डिफिकल्ट है। जब आप यहाँ आ जाते हैं, यहाँ भी तमाम तरह के प्रेशर्स, चैलेंजेस हर दिन देखने पड़ते हैं। तो आपको ये एग्जाम प्रिपेयर करता है कुछ नहीं तो एक बेटर इन्फॉर्म्ड एनलाइटेंड सिटीजन बनाने का। मैं बार बार कहती हूँ, अगर हम लोग इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे होते तो हम लोग कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, ये कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस कभी नहीं पढ़ते। पर आज अगर हम लोग 4 लोगों के बीच में बैठते हैं तो आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन की तरह बात कर सकते हैं। तो कुछ नहीं तो आपको एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाता है, आपकी पर्सनालिटी एनहांस करता है, आपको स्ट्रांग बनाता है मेंटली। तो एग्जाम की जर्नी को भी एंजॉय करिए, इसको बिल्कुल भी बोझ, बर्डन मत समझिए। कहना आसान है, पर जब हर दिन वही सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, हर दिन कोचिंग आके ठंड गर्मी बारिश में बैठना पड़ता है, मॉक पेपर्स देना पड़ता है, रोज जाके वही पढ़ना पड़ता है, तो मुश्किल लगता है। पर आप ये जर्नी अगर निकाल लेंगे,
इसको किसी तरह आगे खींच लेंगे तो आगे आने वाली जर्नी आपकी ब्यूटीफुल होगी और आपने जो सपने देखे हैं वो पूरे हो पाएंगे। इसीलिए मैंने जो यूट्यूब चैनल शुरू किया है सौम्या पांडे IAS नाम से, उसमें मैं सिविल सर्विसेज में जो आजकल डेली बेसिस पे, जब मैं SDM थी, CDO थी, मैं रक्षा मंत्रालय में मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, वो मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे प्रेजेंट करने का मौका मिला, तो मैं वो सब चीज़ें शेयर करती हूँ ताकि आपको थोड़ा एक रियल लाइफ इंसाइट मिले, मोटिवेशन मिले कि बनने के बाद बहुत एक्साइटिंग जर्नी हो सकती है। चैलेंजेस भी होंगे पर एक्साइटिंग भी होगा। तो यही आप लोगों से उम्मीद है कि आपने जो सपना अपने लिए देखा है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए वो सपने को जिए ताकि आप कल को अपने लिए प्राउड हो सकें कि मैंने जो सपना देखा था मैंने उसमें अपना 100% दिया है और बिना फल की चिंता किए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बिना फल की चिंता किए अपने कर्म पे फोकस करके, अपने कर्म पे कंट्रोल करके आगे बढ़िए। आई होप आज के 2 घंटे आपके वेस्ट नहीं हुए होंगे और आप कुछ सीख के ही यहाँ से जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे, जिस टाइम पे आप हैं, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। और मैं हमेशा बोलते बोलते ध्यान रखती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ ना बोलूँ जिससे आपका कोई कोई नुकसान हो या आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि इस टाइम पे टाइम ही सबसे बड़ी पूंजी है। आपके पास टाइम ही सबसे बड़ा वेल्थ है, तो टाइम को अच्छे से सदुपयोग करिए। एंड माय बेस्ट विशेस, प्रयागराज का नाम रोशन करिए, अपने घर का नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जो जो दिक्कतें आपके सामने हैं, जो जो चुनौतियां आपके सामने हैं, वो सारी दिक्कतें सौम्या मैडम के सामने भी थी जब स्टूडेंट थी। ये सारी दिक्कतें थी, सारी चुनौतियां थी और हमने बहुत नज़दीक से सब देखा है। तो आपको घबराना नहीं है, जैसा मैम ने बताया अभी। चलिए फिर हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू।